अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को लें, उनको कंपेयर करो एक इंडियन मैन और वुमेन के साथ। इंडियंस हैं या एशियंस हैं, इनकी जो नी जॉइंट्स हैं दे आर वेरी नैरो, तो इनके साइज और जो बाहर वाले पेशेंट्स हैं उनके साइजिंग में बहुत फर्क है। उनका वाइड होता है, तो इनके नी की जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी नैरो है। इनमें कार्टिलेज की स्ट्रक्चर भी हमारी जेनेटिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है। वेट गेन होना और नीज का सबसे ज्यादा ये दुश्मनी क्यों है? 1 kg अगर आपका बॉडी वेट बढ़ता है तो आपके नी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो 3 to 4 kg बढ़ता। आप ट्रेडिशनल पंजाब में या बाकी जगह देखोगे सारा खाना आपका सरसों के तेल में बनता था, ठीक है ना, पर सरसों का तेल भी अगर आप एक लिमिट से ज्यादा यूज करोगे तो वो भी। Why India is so much vitamin D deficient? सनलाइट जो है वो सुबह 8 से 10 वाली सनलाइट में उसमें वो रेज होते हैं जो विटामिन डी बनने में हेल्प करते हैं और आपकी पूरी बॉडी। कुछ लेडीज बड़ी लंबी लंबी हील्स पहनती हैं। जब आप हाई हील पहनते हो तो आपका जो स्पाइन है वो लॉर्डोसिस में चला जाता है। जब आपका स्पाइन लॉर्डोसिस में चला जाता है, लॉर्डोसिस मतलब एक्सेसिव कर्वेचर में चला जाता है, तो आपके नी के मैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं, नी के मसल की पावर, मसल की टोन सारी कुछ चेंज हो जाती है, तो आपकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स चेंज होकर आपके जॉइंट की लोडिंग के पैटर्न बदल जाते हैं। तो हाई हील्स के साथ आपका नी ओवरलोड होता है। क्या न्यूट्रिशन के नाम पे ओनली रोटी सफिशिएंट है हमारे लिए? तो खाना आपका हेलो डॉक्टर विवेक भाटिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अरमान। सर आज हमने डिस्कशन बहुत करनी है और डिस्कशंस के हमारे मेन पार्ट है आज हमारे नीज के इर्द गिर्द सभी बातें होनी है। ठीक है। सो मोस्ट कॉमन ऑब्वियस ये रहता है कि हमारे इंडियन मेन और वुमेन में कि जी जब थोड़ी सी एज होने लग जाती है, हाई गोड्डों में ग्रीस कम हो गई, गोड्डियां च ग्रीस घट गई। सो ग्रीस कैसे खत्म होती है, ये कैसे पता चलता है जी अब ये गोड्डों का काम हो गया? हाँ, तो जो ये हम जो कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो जाती है, ग्रीस नाम का एक लुब्रिकेंट नी जॉइंट में होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, ग्रीस खत्म होना एक मिसनॉमर है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है घुटनों के अंदर एक कार्टिलेज होता है जो कुशन की तरह काम करता है। ये कार्टिलेज 2 बोन्स के बीच में होता है, जो ऊपर वाली बोन है जो फीमर है, नीचे वाली बोन जो है टिबिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एज करते हैं वो कार्टिलेज डीजनरेट या उसकी वियर एंड टियर होनी शुरू हो जाती है। जब उसकी वियर एंड टियर होनी शुरू हो जाती है तो वो पेन करती है, उससे स्टिफनेस आती है, उससे स्वेलिंग आती है। इसी को हम ग्रीस खत्म होना कहते हैं। आपके पास जब पेशेंट आते हैं उनके मोस्ट कॉमन जो बातें हैं वो आपसे क्या डिस्कस करते हैं आके? देखो, जो पेशेंट आता है ना, सबसे पहले जो पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, सबसे पहले कंप्लेन लेके आते हैं जी मेरे को घुटनों में दर्द है। घुटनों के दर्द से पहले भी स्टिफनेस आ रही होती है जिसको वो कभी भी नोटिस नहीं करते। तो ये स्टिफनेस जो है, खास करके मॉर्निंग स्टिफनेस, ये बड़ा अर्ली सिम्टम है जो हम पकड़ नहीं पाते। पेशेंट खुद भी नहीं पकड़ पाता और डॉक्टर के पास भी नहीं आता। वो उस स्टेज पे आता है जब उसकी पेन बढ़ गई होती है, जब उसके घुटने में स्वेलिंग आ जाती है, जब उससे चलना मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट आते हैं, सबसे पहले कहते हैं मेरे में पेन है, मैं सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ती हूँ या चढ़ता हूँ तो उसमें पेन आती है, मैं नीचे बैठती हूँ, फ्लोर में बैठती हूँ तब मेरे को पेन आती है, मैं चलती हूँ, वॉक करते हो, वॉक में भी पेन आने लग पड़ी है। और जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एडवांस स्टेज में, तब उनको एट रेस्ट भी पेन होनी शुरू हो जाती है। सो इसमें जब आपको पता चलता है कि ये अब इनकी स्टेज अप हो चुकी है इस चीज की, सो जब आप उनको रिकमेंड करते हो कि अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये परहेज रखना है, क्या वो उस स्टेज में एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं या फिर दवाइयों से ही ठीक होना? तो इसमें मैं एक कहना चाहूंगा, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है कंसल्ट करने के लिए तो वो सिम्टम्स के साथ आता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने का पर्पज ये होता है कि स्वेलिंग है, कहाँ पे स्वेलिंग है, कितनी स्वेलिंग है, जो पेन है वो किस एरिया में लोकलाइज्ड है पेन। उसके बाद हम उसके एक्सरेज करते हैं जिसको हम बेसिक टेस्ट कहते हैं। एक्सरेज करते हैं। कुछ केसेस जिसमें हमें लगता है कि नी पेन का कारण कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या स्वीयर कोई ऐसी आर्थराइटिस हो सकता है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। कुछ केसेस में जिनमें इंजरी होती है, पहले घुटने में कभी इंजरी हुई होती है जो एक्सरे में विजिबल नहीं होती, उसके लिए हम एमआरआई स्कैन भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये होते हैं नी पेन के आफ्टर द एज ऑफ 40, ये इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हम ग्रीसिंग खत्म होना, जोड़ का घिसना, या कई तरह से कई किसी भी लैंग्वेज में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम एक्सरे कराते हैं,
एक्सरे में हम उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग क्या है? 2 तरह की मेजर ग्रेडिंग है, एक अर्ली ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक एडवांस ग्रेड। तो जो अर्ली ग्रेड है वो 1 और 2 है, जो एडवांस ग्रेड है वो 3 और 4 है। तो हमारा ट्रीटमेंट का जो फोकस है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक रहता है। पहले हम उसको ग्रेड करते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जो अर्ली ग्रेड्स है उसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डाइट के लिए उनको एडवाइस करते हैं, कुछ कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव या कॉन्ड्रो रीजनरेटिव मेडिकेशन होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो एडवांस केसेस है उनमें हम उनको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सो क्या नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? इफ यस देन कब, और इसकी जरूरत ही क्यों? हाँ, अब कुछ केसेस, हर एक केस में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आप अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाते हो, आपने अपने सिम्टम्स बड़ी जल्दी एनालाइज कर लिए, आपने एक प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन ली, डॉक्टर ने आपका डायग्नोसिस किया, एक्सरे किया और आपकी ग्रेडिंग करी, तो अगर आप अर्ली ग्रेड में आ जाते हो तो आपको रिप्लेसमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जिसको जो कंसेप्ट हम अपने सेंटर में लेके आए हैं, जिसको हम नी प्रिजर्वेशन कहते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। नी प्रिजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि हम आपका नेचुरल नी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ना कि आपके नी को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो अर्ली ग्रेड्स में पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मेडिकेशन है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। पर अगर एंड स्टेज है, ग्रेड 3 है, जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और जो ग्रेड 4 है, जो फाइनल स्टेज है, उसमें हमें नी रिप्लेसमेंट ही करनी पड़ती है। और नी रिप्लेसमेंट को अगर ग्रेड 4 हो गया, लेट करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम लेट करते हैं तो उसका उल्टा हमें नुकसान ही होता है। अगर कोई बंदा डिले करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या वर्स्ट हो सकता है? हाँ, अब ये मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूं, सबसे पहले पेशेंट आते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में क्या माइंडसेट है, हमारा इंडिया में माइंडसेट है कि हम चीजों को डिले करना चाहते हैं। दूसरा, हम चीजों को क्या, सर्जिकल जहां वर्ड आता है तो हमें लगता है कि सर्जरी मतलब इट इज वेरी अनसेफ, ठीक है ना, जैसे तो हम सर्जरी से दूर जाना चाहते हैं। बट अगर आप ग्रेड 4 में हो और आपकी सीवियर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है तो हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर आप डिले करते हो तो होता क्या है, डिले करते हैं तो आपका बोन स्ट्रक्चर वीक होता है। ग्रेड 4 में बोन के साथ टच करने लग पड़ती है, और आपका एक लेवल पे स्ट्रेस इतना ज्यादा पड़ जाता है कि उससे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर का दरवाजा खोल रहे हैं, वो एक दरवाजा अपने वो चुगाट के साथ ऐसे टच हो रहा है, तो अब से वो आवाज करेगा और वो घिसेगा। ऐसे सेम हमारे घुटने का, जब घुटना घिस जाता है तो जब लास्ट स्टेज आ जाती है और हम डिले करते हैं तो एक तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं, दूसरा आपके जो लिगामेंट्स है वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उस स्टेज में अगर हम लिगामेंट, उस स्टेज में अगर हम नी रिप्लेस कर देते हैं तो नी रिप्लेस का आपको वो अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आइडियल एज कोई भी नहीं है, पर जब आपकी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, आपके सिम्टम मेडिकेशन से इंप्रूव नहीं कर रहे, आपको एट रेस्ट भी पेन आ गई, आपको घर की नॉर्मल एक्टिविटीज जो कर रहे हो, आप चलना इज ए नॉर्मल एक्टिविटी, आपको चलने में भी पेन आ रही है। अब होता क्या है, यूजुअली पेशेंट जो पहले 10 किलोमीटर चल पाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि पहले तो मैं 10 किलोमीटर चल लेता था, अब मेरी वॉक जो है 7 किलोमीटर हो गई, अब 5 किलोमीटर हो गई, अब 3 किलोमीटर, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वो क्या सोचते हैं कि ये मेरी वॉक कम होना मेरी एजिंग के साथ है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर एजिंग, इट हैज गॉट relation to the health of your joints, health of your muscles, health of your bones, they all are interrelated. जैसे आपने अभी एजिंग की बात करी, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को ले, वहां के जो बुजुर्ग है जो एज्ड हो रहे हैं अब अपनी अर्ली 50s में या वो 60s में है, उनको कंपेयर करो एक इंडियन मैन और वुमेन के साथ, तो उनके चलने में और हमारे वालों के चलने में बहुत फर्क है। ये ऐसा क्यों है? हमारे लाइफस्टाइल और उनके लाइफस्टाइल में ऐसा फर्क क्या है कि इंडियंस जो हमारे हैं मैन और वुमेन वो जल्दी बुजुर्ग होते जा रहे हैं और उनके घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना इंडियन वर्सेस वेस्टर्न पॉपुलेशन, इसमें हम अगर देखें तो जो मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बताई, जिसको जोड़ का घिसना या ग्रीजिंग खत्म होना कह देते हैं, तो जो इंसिडेंस देखी गई है ना, जो इंसिडेंस है
हमारे यहाँ पे जो नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में ग्रेड 4 में हो रही है, वो एज नंबर क्या है 55 to 65। जो वहां पे भी हो रही है वो एज नंबर है 65 to 75। तो हमारे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रही है वो 10 साल पहले आ रही है। यही आपका क्वेश्चन है कि 10 साल पहले आ रही है, हम जल्दी और बूढ़े क्यों हो आ रहे रही है? हैं। हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, हमारे जॉइंट जो है वो जल्दी एज हो रहे हैं, जल्दी एजिंग हो रही है जॉइंट्स की। वो क्यों हो रही है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में क्या है, आप कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा करते हो। इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये फर्क है, हमें यहाँ पे डीप स्क्वाट्स होते हैं, घुटने को पूरा अंदर तक मोड़ के बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग, चौकड़ी मारना, इन सब चीजों का ये एक्टिविटीज इंडिया में कॉमनली परफॉर्म करी जाती है। ऐसे ही हम जैसे पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, और हिंदू पूजा करते हैं, नीचे बैठते हैं। जब नीचे बैठ के आप उठते हो तो आपका स्ट्रेस नी जॉइंट में ज्यादा जाता है। तो एक तो एक्टिविटीज, कि हमारी एक्टिविटीज, हमारा लाइफस्टाइल उनसे डिफरेंट है। सेकंड, इसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखो, जो वेजिटेरियन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। प्रोटीन वेजिटेरियंस इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि एवरेज आपको प्रोटीन, यू नीड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन। वो आपको वेजिटेरियन डाइट से भी मिल सकता है, बट अगर आपने अपने डाइट को आपको वेल प्लान करना पड़ेगा वेजिटेरियन डाइट को भी। मान लीजिए आज मेरा वेट 82 kg है, मेरे को पर डे 82 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपको 82 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी मसल हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और आपके कार्टिलेज हेल्थ के लिए, तीनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है तो आपका कार्टिलेज जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा, आपकी बोन हेल्थ वीक हो जाएगी। बोन एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर कार्टिलेज रेस्ट करता है। अगर आपका नीचे से बोन स्टॉक वीक है तो आपका कार्टिलेज की नरिशमेंट जो है इट विल गो अवे एंड कार्टिलेज विल डिजेनरेट। तो उनका जो डाइट है इट इज रिच इन प्रोटीन। ठीक, हमारा डाइट जो है वो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है। वो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में देखो इतनी कॉमन है, मतलब बच्चों में इतनी ज्यादा कॉमन है। एक वैसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ। एक लड़का था, मतलब 12 years ऑफ एज, एंड ही वाज अ स्केटर। स्केटिंग, वो मतलब नेशनल स्केटिंग उसमें वो था, एंड ही हैड सम फॉल। हमारे पास आया, हमने देखा इट वाज अ ट्रिवियल फॉल, मतलब स्मॉल, थोड़ा सा, इतना मेजर इम्पैक्ट वाला फॉल नहीं था। एंड ही हैड ए मेजर फीमर फ्रैक्चर, शाफ्ट ऑफ द फीमर। एंड फिर हमने देखा व्हेन वी गॉट एन एक्सरेज, तो एक्सरेज में देयर हिज बोन वाज लुकिंग लाइक द बोन एट द एज ऑफ 60 years। इतना उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया लग रहा था। एंड देन वी गॉट हिज ब्लड लेवल चेक, हिज विटामिन डी वाज 4। माय गॉडनेस, इतना कम है, इतना कम था। अब उसको हमने ऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे फीमर फ्रैक्चर को हम ऑपरेट करते हैं, प्लेट लगाते हैं, स्क्रूज लगाते हैं। जब हमने उसकी प्लेट लगाई, वो ड्रिल इन दी बोन एंड देन पुट ए स्क्रू। जब हम ड्रिल कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ये स्पॉन्ज उसमें इतनी आराम से वो ड्रिल जा रही थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे 60 years में 70 years की बोन्स हो, कि ड्रिल रखते ही वो ऐसे वो पेनिट्रेट कर रही थी। तो इतनी सॉफ्ट बोन्स थी। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, इससे आपकी बोन्स हर एक एज ग्रुप में सॉफ्टन होनी शुरू हो जाती है। और विटामिन डी, बाहर वाली कंट्रीज में क्या होता है, उन्होंने मिल्क को भी ना फोर्टिफाइड किया होता है विद विटामिन डी। सेकंड, दे कंज्यूम नॉनवेज, फिश। ठीक है ना, फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ एन एग योक, जिसमें आपको विटामिन डी मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ सनलाइट सोर्स रह जाता है वेजिटेरियंस के लिए, या तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो वहाँ पे विटामिन डी की अवेलेबिलिटी फूड के थ्रू भी है। तो ये सारी, एक तो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, दूसरा ये आपके जो डाइट पैटर्न्स है, और तीसरा स्क्वाटिंग, और चौथा जो है जेनेटिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक्स में ये हमने देखा है कि जो इंडियंस हैं या एशियंस हैं, इनकी जो नी जॉइंट्स हैं दे आर वेरी नैरो। जब हम नी रिप्लेस करते हैं तो इनके साइज और जो बाहर वाले पेशेंट्स हैं उनके साइजिंग में बहुत फर्क है। तो इनके नी उनका वाइड होता है, उनका वाइड होता है। तो इनके नी की जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो बड़ी नैरो है। इनमें कार्टिलेज की स्ट्रक्चर भी हमारी जेनेटिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उन लोगों की होती है। उनकी बोन हेल्थ भी थोड़ी सी बेटर होती है, इसलिए इंसिडेंस वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की यंग एज ग्रुप में
कम है। सो डॉक्टर साहब, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन क्या है? हाँ देखो, मोस्ट कॉमन कॉजेज अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें जी। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये बच्चों में तो होती नहीं। तो बच्चों में जैसे लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज या लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो इंजरीज होती है। स्पोर्ट्समैन, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई फुटबॉल खेल रहे हो, कोई रनिंग कर रहे हो एंड यू स्किप, तो उसमें क्या होता है, देयर आर मेनी लिगामेंट्स इन द नी जॉइंट्स, यू हैव मेनिस्कस इन द नी जॉइंट, जिसको हम वॉशर कह देते हैं। जब आप गिरते हो, घुटना ट्विस्ट करता है तो वो लिगामेंट ब्रेक हो जाता है, जो वॉशर है उसमें टीयर आ जाती है। जब वॉशर टीयर होती है विच इज कॉल्ड मेनिस्कल टीयर, और लिगामेंट मेनली एंटीरियर क्रूशिएट ACL एंड PCL टीयर्स, जब वो लिगामेंट टीयर्स आ जाते हैं तो आपके नी जॉइंट्स के मैकेनिक्स जो होते हैं ना वो ऑल्टर हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी में आपकी अलाइनमेंट बिगड़ गई, अलाइनमेंट बिगड़ गई तो क्या होगा, आपके घुटने घिसने लग पड़ेंगे, टायर घिसने लग पड़ेगा, टायर से आवाज आने लग पड़ेगी। ऐसे ही वो होता है जब आपके लिगामेंट इंजरीज होती हैं तो आपके जो है नी में स्ट्रेस बढ़ने लग पड़ता है, वो पेन करती है। सेकंड कॉमन कॉज जो मैंने आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज के साथ आता है। इंडिया में उसकी जो शुरुआत है वो 40 साल के बाद शुरू हो जाती है, अर्ली 40s में। आजकल अर्ली 40s में शुरू हो जाती है। फीमेल्स आ रही है मेरे पास 40 एंड 45 के बीच में, जिनमें ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एंड 40 ईयर में ग्रेड 4 है, 1 2 3 कुछ भी नहीं, सीधे ग्रेड 4। माय गॉड। और कल एक पेशेंट आए मेरे पास दिखाने, उनके हस्बैंड लेके आए, शी वाज ए टीचर, ठीक है ना। अब एजुकेटेड पेशेंट देखो ना, शी वाज अ टीचर और उसके हस्बैंड लेके आया, आई सेड इनका एक तरफ ग्रेड 2 है नी में एंड लेफ्ट जिसमें पेन बहुत ज्यादा है, इसमें ग्रेड 4 है। कहते मैं तो इसको 1 साल से कह रहा हूं कि जाके दिखाओ, ये कहती मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम सो बिजी, आई कैन नॉट विजिट अ डॉक्टर। तो मैं इसको यही कह रहा था कि अगर पहले दिखा लिया होता तो कम से कम ग्रेड 4 तो नहीं होता, ग्रेड 4 तो नहीं होता। तो आप क्यों नहीं कंसल्ट करते डॉक्टर को जाकर? बट डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ कि अर्ली 40s में ही वुमेन्स को आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नीज में आ रही है? देखो, अब वुमन का जो है ना, मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा सा हार्मोनल जेनेटिक ये चीज का फर्क है जी। तो अगर फीमेल्स में देखो तो फीमेल ना अर्ली 40s में प्री मेनोपॉजल स्टेज में होती हैं, और कईयों में अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। जब मेनोपॉज आता है तो आपके हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो जो ईस्ट्रोजन है वो आपका कई चीजों से प्रोटेक्ट करता है आपको। जब वो उसका लेवल एकदम नीचे जाना शुरू हो जाता है तो आपकी बोन हेल्थ भी वीक हो जाती है, आप में ऑस्टियोपोरोसिस आता है। जब भी ऑस्टियोपोरोसिस आएगा तो आपका बोन स्ट्रक्चर वीक होगा, तो जो कार्टिलेज उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है वो भी डिजेनरेट करेगा। तो एक तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया। सेकंड जो है फीमेल्स में कई बार, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी की आर्किटेक्चर होती है, वाइड पेल्विस होता है, कई बार उनकी पेल्विक टिल्ट होती है, और दूसरा उनको ना हाई हील्स पहनने की वो आदत होती है कि पार्टी में जाना है तो हाई हील्स पहनेंगे। तो जब आप हाई हील्स पहनते हो तो आपका सारा का सारा लोड जो है वो नी जॉइंट के ऊपर आता है। और अगर आपका फ्लैट फीट है, पैर आपका चपटा है, फ्लैट फीट कईयों में होता है, तो उससे आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। और ओबेसिटी भी देखो तो आप देखोगे ज्यादा करके 40s के बाद फीमेल्स का थोड़ा सा वेट गेन भी होता है। जी मैं तो ये वेट गेन पे ही आ रहा था। सो ये वेट गेन होना और नीज का सबसे ज्यादा ये दुश्मनी क्यों है? अब देखो ना, हम जैसे चल रहे हैं तो सारा का सारा जो हमारा बॉडी का वेट है वो किस पे आ रहा है? आपके लोअर लिम्ब के जॉइंट्स में, वो हिप पे आ रहा है, नी पे आ रहा है, और आपके एंकल में आ रहा है। और सबसे ज्यादा नी बेंडिंग होती है जब चलते हो आप। जब आपका 1 kg अगर आपका बॉडी वेट बढ़ता है तो आपके नी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो 3 to 4 kg बढ़ जाता है, मतलब उसका 4 टाइम 3 to 4 टाइम। तो इसलिए वेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड, जैसे आपका वेट बढ़ता है आपके मसल भी वीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उतनी वॉक नहीं कर पाते। तो जब आपके जो मसल्स हैं, जो मेन मसल्स होता है नी का, विच इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप, वो एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो आपके नी को प्रोटेक्ट करता है। अब होता क्या, अगर आपका वेट बढ़ गया और स्ट्रेस तो पड़ ही रहा है नी के ऊपर, और अगर आपके मसल वीकनेस भी है तो आपका नेचुरल कुशन भी जो है वो वीक हो चुका है। जब आपका नेचुरल कुशन भी वीक नहीं है, सारा स्ट्रेस आपका, नी विल बी ओवरलोडेड, एंड ओवरलोडेड नी विल स्टार्ट अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड डिजनरेशन। तो कार्टिलेज आपका बड़ी जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा, घिसना शुरू हो जाएगा। तो इस चीजों को प्रिवेंट करना है तो आपको वेट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए 10 पेशेंट आ रहे हैं आज, हाँ जी, उसमें से मेन भी है, वुमेन भी है, उसमें से उन 10 का ही वेट इंक्रीज होता है या कुछ पतले लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है? देखो, ऐसा नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर ज्यादा करके जो जिनका वेट ज्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम आने के चांसेस या इस प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्लस उनको
उनको जल्दी एज में ये चीजें आने की ज्यादा है। जिनका वेट कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। जैसे हमने बात की, आपके लाइफस्टाइल है, फिर आपका डाइट है, ठीक है, फिर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है कार्टिलेज की, आपकी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का जो अनाटमी है वो कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, वो आपको सारी जेनेटिकली वो है। तो इसलिए हर एक चीज़ वेट के साथ नहीं है, पर वेट कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में लैंड अप करके नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाओ। जी, ऐसे भी लोग कहते हैं कि मैं तो जी बचपन से देसी घी खा रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल फिट हूँ मैं, और मेरे कैसे ग्रीस कम हो सकती है? हाँ, एक पेशेंट मेरे पास, ये घी और ग्रीस हाँ, का घी है और ग्रीस रिलेशन? का लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमने देसी घी खाया तो ग्रीस खाई तो वो घुटनों में सीधी चली जाएगी। उस दिन मेरे पास पेशेंट आए, उनका मैंने देखा काफी नींद खराब था, तो वो कहते हैं कि अपना मैं तो इतने सालों से देसी घी खा रहा हूँ, तो मैं जी देसी घी से क्या होगा? कहते देसी घी खाएंगे तो आप कह रहे हो तो ये ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, तो उससे ग्रीस बढ़ेगी, वो तो सीधा इधर जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हम तो ये भी करते हैं कि खाते तो हैं ही, देसी घी की मालिश भी करते हैं ताकि ग्रीसिंग एकदम बढ़ जाए। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ग्रीसिंग हम वैसे लेमन टर्म में कहते हैं, एक्चुअली कार्टिलेज होता है। तो होता क्या है कि देसी घी बुरा नहीं है, एक मिनिमम क्वांटिटी में आप उसको ले सकते हो। देसी घी शुरू से ही सदियों से लोग खाते आ रहे हैं। देसी घी में थोड़ा सा फैट कंटेंट होता है, जिससे आपकी विटामिन ए की, विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन भी बेटर होती है। पर अगर आप ऑयल्स देखो ना, अगर आप ऑयल्स देखो तो ऑयल्स हैं, जैसे हम कुकिंग के लिए ऑयल घर पे यूज करते हैं, तो इनमें ना रिफाइंड ऑयल्स हैं, ग्राउंडनट ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, ठीक है ना। तो ऐसे कई डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं। तो हर एक ऑयल में एक फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड हम 3 तरह से डिस्क्राइब करते हैं उनको। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना, फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो देसी घी है इसमें पूरे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और वो बॉडी के लिए अच्छे, एक लिमिट के बाद बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, एक्सेस नहीं चाहिए। आपको अपने घर में वो ऑयल, कुकिंग के लिए वो ऑयल यूज करना चाहिए जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, जिसको हम मोफा कहते हैं, MUFA, ठीक है ना। तो अगर वो सबसे ज्यादा होते हैं ऑलिव ऑयल में, आपके सरसों के तेल में। आप ट्रेडिशनल पंजाब में या बाकी जगह देखोगे तो पहले पुराने टाइम में सारा खाना जो है, रिफाइंड ऑयल तो बाद में आया, पहले तो सारा खाना आपका सरसों के तेल में बनता था, ठीक है ना। पर सरसों का तेल भी अगर आप एक लिमिट से ज्यादा यूज करोगे तो वो भी हार्मफुल है। तो आपको अपने ऑयल चेंज करके यूज करने चाहिए। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, फिर आपको देसी घी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे वेट गेन होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वेट गेन होगा तो आपका नी पे स्ट्रेस बढ़ेगा। सो बंदों को कितनी देर बाद अपना घी से शिफ्ट मारना चाहिए किसी और ऑयल पे, और उस ऑयल के बाद किसी और ऑयल? देखो, ये सबसे बेस्ट जज तो डाइटिशियन रहेंगे। जो मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज ये कहती है कि आपको कुकिंग के लिए जो है ना, कुकिंग के लिए जो रूटीन कुकिंग है, उसके लिए आजकल ऑलिव ऑयल भी है। ऑलिव ऑयल जो आप इंडियन कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, सरसों का तेल है वो आप इंडियन कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। बाकी ग्राउंड नट ऑयल वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। और दूसरे ऑयल्स हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल है, आपका सोया ऑयल है, इनको बीच बीच में आप ऑन एंड ऑफ यूज कर सकते हो। एक ही ऑयल पे ना स्टिक करें, इसको चेंज करते हैं। क्या न्यूट्रिशन के नाम पे ओनली रोटी सफिशिएंट है हमारे लिए? देखो, रोटी जिसको हम कहते हैं, रोटी क्या है? रोटी बेसिकली तो कार्बोहाइड्रेट्स है। उसमें हम क्या, या तो वो व्हीट की रोटी बन रही है, ठीक। अब रोटी जो है, व्हीट जो है, प्योर व्हीट तो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो खाना आपका होलसम बैलेंस डाइट होना चाहिए। होलसम बैलेंस डाइट में क्या आता है? प्रोटीन। आपके डाइट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितना आपका फैट होना चाहिए। तो अगर आपका बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट के लिए आपको दूसरी चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी ना, सिर्फ आप रोटी के ऊपर तो नहीं रह सकते। बल्कि मैं आटे के लिए भी कहूंगा, आटा जो हम व्हीट यूज करते हैं, हमें आटे में भी जो मल्टीग्रेन्स है, मल्टीग्रेन्स है, जैसे मिलेट्स हैं, ज्वार का आटा, बाजरा का आटा, रागी इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। तो आपको ऑन एंड ऑफ आटे भी मिक्स करते रहने चाहिए। कभी 2 आटे मिला लिए, कभी नेक्स्ट टाइम थोड़े दिनों के बाद कोई दूसरे वाला आटा उसमें मिक्स कर लिया, तो इससे आपको होलसम न्यूट्रिशन मिलती है। तो आपको सिर्फ रोटी नहीं, उसके साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी रखने चाहिए अपने खाने में। जी, जैसे कर्ड हो गया। हाँ, जैसे कर्ड हो गया। आजकल बड़ा वो सब बोलने लग पड़े हैं। मेरे को आजकल बड़ा सुनने को मिलता है कि जी दूध तो अपने खाने में से निकाल देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स
पिछले कई सालों से, पिछले कई सदियों से, कृष्ण जी के टाइम से मक्खन, दूध, दही, घी चलता आ रहा है। हो क्या रहा है कि हमारे जेनेटिक्स धीरे धीरे, हमारी लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। हमारे लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो गया, हम चलना नहीं चाहते, हमारा ऑफिस वर्क है। अभी हम पहले बाहर पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हमारे पास तो चलने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास जिम भी जाने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करें? ठीक है ना। तो अब क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, तो आप वो चीजें नहीं पचा पा रहे हो, आप उन चीजों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, जैसे जैसे हम एज करते हैं तब हमारे स्टमक में मिल्क को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम होती रहती है। एक्चुअली मिल्क भी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ठीक, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको अपने खाने में रखने चाहिए। प्रोटीन आपको रखना चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन तो पनीर है, पर पनीर भी आजकल प्योर नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा ना, स्टडी आई थी कि इस कंपनी का, मैं कंपनी के नाम तो नहीं लूंगा, पर इस कंपनी का कई मिक्सिंग है उसमें। हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनके पनीर में केमिकल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है, तो सारा कुछ अडल्ट्रेटेड है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि प्रोटीन भी आपको ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है डाइट में कि आप विटामिन डी के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लें, डेयरी प्रोडक्ट्स रखें। अगर मिल्क नहीं आप डाइजेस्ट कर पा रहे तो आप उसको कर्ड के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में उसको कंज्यूम करें। पर ऑल टुगेदर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आपके ब्लड लेवल्स में कोलेस्ट्रॉल ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल ठीक है, तो इनको कंज्यूम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे कबड्डी प्लेयर है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इनमें ये इंजरीज काफी देखने को मिलती हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, एज सच स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में इंजरीज नहीं होएंगी। नॉर्मल स्पोर्ट्स में इंजरीज दे आर प्रोन टू हैपन। होता क्या है कि स्पोर्ट्स में जो ज्यादा करके स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और आपके मसल बैलेंस ठीक नहीं है। अब किसी भी पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं ना, चाहे वो जितना मर्जी, जैसे मैंने आपको स्केटर की एग्जांपल दी, तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम एग्जामिन करते हैं, तो उसमें हम मसल बैलेंस देखते हैं। मसल बैलेंस आपका रनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक जॉइंट में कुछ मसल्स हैं जो अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स हैं जो आपके नी को एक्सटेंड करते हैं, सीधा करते हैं। कुछ मसल्स हैं जो आपके नी को मोड़ते हैं। कुछ मसल्स हैं जो आपके हिप को बैलेंस करते हैं। अब कई स्पोर्ट्स पर्सन जिनको हम एग्जामिन करते हैं जो इंजरी के लिए प्रोन है, तो उनके हम बायोमैकेनिक्स देखते हैं, उनकी बॉडी के, उनके जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स कैसे हैं। उनमें कुछ मसल ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, कुछ मसल उनके बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, कुछ मसल उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ मसल उनके इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो जो दो ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं जो घुटने को सीधा कर रहे हैं और मोड़ रहे हैं, उन दोनों की पावर बैलेंस में होनी चाहिए। अगर एक वीक है और दूसरा ज्यादा स्ट्रांग है तो भी आपका बैलेंस नहीं आएगा। अगर आपका बैलेंस नहीं आएगा तो आपका पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें आपके जॉइंट्स के ऊपर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, और अगर आपके मसल बैलेंस में नहीं है तो आप अपना पोस्चर जो है या आपका बैलेंस जो है ना वो लूज कर जाओगे। जब आपका बैलेंस लूज करेगा तो आपके कहीं ना कहीं वो इंजरी करेगा। जब इंजरी होगी फिर आपके लिगामेंट डैमेज होते हैं। कबड्डी प्लेयर जो है, कबड्डी प्लेयर्स मेरे पास बहुत आते हैं हमारे आसपास। पंचकुला में मैं एक जगह जाता हूँ पेरिफेरल ओपीडी के लिए, वहाँ कबड्डी प्लेयर्स, उनका जैसे पुराने टाइम में नहीं कहते अखाड़ा है, तो अखाड़ा है, वहाँ पे वो कहते जी हम यहाँ से नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर भी निकलते हैं, तो उनके कोच मेरे पास लेके आते हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ, चलो कबड्डी प्लेयर्स का मोस्टली वेट भी ज्यादा होता है, पर जब उनको एग्जामिन करते हैं, कईयों को मेरे को हैमस्ट्रिंग्स जो है वो बहुत टाइट मिलते हैं। ठीक है, कईयों को मैं देखता हूँ हिप अबडक्टर, वो मेरे को कई बारी वीक लगते हैं, कई बारी उनका स्पाइन का बैलेंस जो है वो ठीक नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर आपके फॉल्टी बायोमैकेनिक्स है ना, अगर फॉल्टी बायोमैकेनिक्स है और आप हाई डिमांडेड एक्टिविटीज कर रहे हो, तो यू आर बाउंड टू इंजर योर। बट डॉक्टर साहब, वो तो एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, वो सारा दिन वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज होती है, रनिंग करते हैं, डाइट उनकी प्रॉपर होती है, एंड स्टिल दे आर फेसिंग इश्यूज। वही ना, अब जो मसल के लिए हम
हम कहते हैं, मसल के लिए हम ये नहीं कहते कि मसल के लिए आपको हर एक मसल आपको स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग तो बनाना ही है, पर हर एक मसल को आपने स्ट्रेच भी करना है। अगर आपकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं है, जो हम योगा में करते हैं, योगा में हम ज्यादा करके स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती योगा में, योगा में ज्यादा करके स्ट्रेचिंग होती है। तो स्ट्रेचिंग भी आपकी बॉडी का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना आपकी स्ट्रेंथनिंग है। तो उनको एक तो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, दूसरा उनको अपना बैलेंस इंप्रूव करना चाहिए, तीसरा उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती है। उनको भी यही लगता है कि हमने देसी घी खा लिया तो सब खा लिया, तो हमें भी कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आप उनके भी ब्लड लेवल चेक करो तो उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, उनकी भी उनमें भी कई बार हमें बोन स्ट्रक्चर जो है वो वीक मिलती है। तो ये बायोमैकेनिक्स का, आपके मसल बैलेंस का और आपकी बोन स्ट्रक्चर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, बट इंडिया में सनलाइट भी प्रॉपर है, इंडिया में बंदा ख्याल भी बड़ा रखता है, धूप में भी जाता है, सब कुछ करता है, एंड स्टिल व्हाई इंडिया इज सो मच विटामिन डी डिफिशिएंसी? हाँ, अब इंडिया में जो है ना, देखो जो हम सनलाइट कहते हैं ना, सनलाइट जब आपकी बॉडी में पड़ती है उसके बाद आपकी जो स्किन है वो विटामिन डी जनरेट करती है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, आफ्टर द एज ऑफ I say 30 years, your tendency of the skin to make vitamin D from the sunlight decreases, क्योंकि आपके स्किन की वो टेंडेंसी नहीं रहती, तो इसलिए आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हो। दूसरा, आधा टाइम तो यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं, ठीक, और हम अपने आप को पूरा ढक के चलते हैं, ठीक, आजकल हम एसी गाड़ियों में चलते हैं। दूसरा, जो सनलाइट जो है वो सुबह 8 से 10 वाली सनलाइट में, उसमें वो रेज होते हैं जो विटामिन डी बनने में हेल्प करते हैं, और आपकी पूरी बॉडी एक्सपोज्ड होनी चाहिए एक टाइम पीरियड के लिए। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपको विटामिन डी, आपको आउटसाइड सप्लीमेंट्स जो है ना वो लेने चाहिए। जी, मोस्ट कॉमन जो अभी डिजीज है इंडिया में, आर्थराइटिस के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि जी आर्थराइटिस हो गया, ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए? हाँ, देखो आर्थराइटिस जो है ना, आर्थराइटिस जो हम जोड़ों का घिसना ऑस्टियो आर्थराइटिस कह रहे थे, मेजर हम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू आर्थराइटिस को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक है डीजनरेटिव आर्थराइटिस, जो वियर एंड टियर वाली आर्थराइटिस है, जिसको हम एजिंग ऑफ जॉइंट्स भी कह देते हैं। पर आर्थराइटिस और एजिंग ऑफ जॉइंट्स में फर्क है। एजिंग जो हर एक जॉइंट में आएगी, पर एजिंग शुड बी पेनलेस। इफ इट इज पेनफुल देन इट इज आर्थराइटिस व्हिच इज एज इंड्यूस्ड। तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस इज ऑस्टियो आर्थराइटिस व्हिच इज डीजनरेटिव आर्थराइटिस। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया कह देते हैं, गठिया, ठीक है ना। तो वो भी काफी कॉमन है इंडिया में। 30 और 40 के बीच में कई बारी लोगों को नी पेन शुरू होती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, फिंगर जॉइंट्स में पेन आती है, तो वो सारे कई बारी गठिए के फीचर्स होते हैं। इसलिए हम RA फैक्टर, एंटी-CCP, ESR, CRP, ये वेरियस ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है कि डीजनरेटिव आर्थराइटिस है। क्योंकि डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, दोनों के ट्रीटमेंट में मेडिकली काफी फर्क होता है। कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, पर कुछ चीजों में दोनों में फर्क होता है। और एक एज के बाद अगर आप में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और आपकी एज 40-45 हो गई है और उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस का कंपोनेंट भी एड अप हो जाता है, तो आपके कई बार कुछ पेशेंट्स में दोनों कंपोनेंट चल रहे होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस का भी और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का। तो उनका प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी। जी, क्या ओनली वॉक करना एक्सरसाइज है? हाँ, देखो अब एक्सरसाइजेज जो है ना वो कई तरह की होती हैं। तो हम यूजुअली मेडिकली एक्सरसाइज को हम बायोमैकेनिकली, एक होती है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज, एक होती है हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज, एक होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लो इम्पैक्ट जो वॉकिंग है वो एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है, जो स्विमिंग है वो भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है, साइकिलिंग जो है वो भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है। अगर आपको नी जॉइंट में पेन थोड़ी बहुत ही शुरू हुई है तो आपको सिर्फ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज ही एडवाइजेबल है, वही करनी चाहिए। वॉकिंग एक मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है जो हम अपनी बॉडी में पूरा दिन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट वॉकिंग शुड नॉट बी दी ओनली एक्सरसाइज। उसके साथ कुछ वॉकिंग के साथ कुछ और चीजें भी एड अप करनी चाहिए, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आजकल जो वॉचेस आ गई, स्मार्ट वॉचेस, इसमें होता है जी मैंने 10,000 स्टेप किए आज, वो डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप कर रहे हैं। इतना चलना भी नीज के लिए। देखो, अगर तो आपको कोई
पेन नहीं है फिर तो आप चल सकते हो। पर मेडिकली साइंटिफिकली ये अब लोगों ने रियलाइज किया है कि अगर आपके 5,000 to 6,000 स्टेप्स डेली हो रहे हैं ना, दे आर एज गुड एज 10,000 to 12,000 स्टेप्स। अगर आपकी 45 मिनट्स की डेली वॉक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप अच्छा है कि 2 घंटे वॉक कर रहे हो आप, उससे अच्छा है कि आप 40 मिनट्स वॉक करो और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि आप वेट्स वो करो, क्योंकि जब आप वेट्स उठाते हो आप उसको आप मसल को लोड करते हो। जब मसल लोड होता है तो आपकी बोन लोड होती है और बोन की हेल्थ भी इंप्रूव करती है, उससे आपकी कार्टिलेज की हेल्थ भी इंप्रूव करती है। बस टेक्निक आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, दूसरा आपने अग्रेसिवली पहले जाके ही बहुत ज्यादा वेट तो उठा लिए कि मैंने तो आज बेंच प्रेस इतने से ही करनी है, फिर आपको वो डैमेज इंजरी करेगा। तो वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आपकी नी पेन शुरू होगी है तब तो बहुत अच्छी है, रूटीन में भी अच्छी है, पर बहुत आपको कुछ ना कुछ और चीजें भी इसमें एड अप करनी चाहिए। बेस्ट पोस्चर क्या है हमारी नीज के लिए? देखो, कैसे बैठना चाहिए? अब जैसे हमने पहले बात करी कि भी जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में नी पेन आप कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में नी पेन की इंसिडेंस कम है। हाँ जी, वहां पे भी इंसिडेंस बहुत है। आपको आप ये देखो तो पर कैपिटा कहते हैं, रेट पर कैपिटा टीकेआर इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट वेस्टर्न पॉपुलेशन में इंडिया से ज्यादा हो रही है पर कैपिटा के हिसाब से। पर कैपिटा रेट पर कैपिटा अब पर वहां पे अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है जो 40s में आ रही है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लोग रिसेप्टिव हैं, लोग पेन में नहीं चलना चाह रहे, इसलिए वो अपने नीज रिप्लेस भी करा रहे हैं। इंडिया में नी रिप्लेसमेंट अभी भी कम हो रही है, पर अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस से आपको बचना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो जो उनमें और हमारे में कल्चरल फर्क क्या है, वहां पे क्यों कम है? क्योंकि एक ये भी रीजन है कि हमारी स्क्वाटिंग की, नीचे बैठने की, चौकड़ी मारने की, इंडियन टॉयलेट यूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, हमारे जो वर्कर्स हैं वो नीचे बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनके सारे मैकेनिकल काम हैं। ठीक है ना, वो सिस्टमेटिकली। तो जब भी आप नीचे बैठोगे, चौकड़ी मारोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, हम सोचते हैं सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना बहुत अच्छी आदत है। ठीक है ना, अच्छी आदत है, पर उसके लिए आपको मसल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कुशन अच्छा नहीं है तो आपका स्ट्रेस नी के ऊपर आएगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अपना क्वाड्रिसेप अच्छा करते हो तो आपका सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छी चीज है। अगर आपका मसल वीक है तो आपका नी लोड होगा और नी में अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगी। तो आपको ये हैबिट से कुछ चीजें हैं, अगर आप ये चीजें जब आपको पेन आनी शुरू हो जाए, चौकड़ी मारना, सीढ़ियां चढ़ना, नीचे बैठना, अगर ये अवॉइड करना शुरू कर दो तो आपके नी की हेल्थ इंप्रूव कर जाती है, उसकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, वॉक करी, रनिंग भी हो गई, अब बात आती है हमारे शूज पे। आज हर बंदा जब भी शूज बाय करता है, चाहे वो फॉर्मल्स हैं, चाहे वो स्नीकर्स हैं, चाहे वो रनर्स हैं, वो ये देखता है इसकी शो कैसी है, बट वो ये नहीं देखता इसका कंफर्ट लेवल क्या है। अकॉर्डिंग टू यू, शूज हमें चाहे फॉर्मल हैं, चाहे रनर हैं, चाहे स्नीकर्स हैं, वो कैसे बाय करने चाहिए? हाँ देखो, शूज का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, वो कई बार फॉर्मल शूज या हार्ड सोल शूज के साथ कर रहे होते हैं। तो सोल जो है ना आपका शू का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वेल कुशन्ड सोल होना चाहिए, सॉफ्ट सोल होना चाहिए, क्योंकि जो सोल है वो आपका शॉक अब्जॉर्बर है। जब आप कोई भी इंपैक्टफुल एक्टिविटी करोगे, रनिंग करोगे, अगर आपका सोल ठीक नहीं है तो वो सारा का सारा इंपैक्ट आपके नी जॉइंट में आएगा। आपको हार्ड सोल वाले जो शूज है वो आप थोड़ी देर के लिए तो यूज कर सकते हो। फिर हील का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी एक लेवल से ज्यादा हील है तो भी आपका बैक पे और नी पे स्ट्रेस आएगा। तो आपको हील देखनी बड़ी जरूरी है कि हील कैसी है। तीसरा, आपको अपने शूज को डेली देखना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम अपने शू को देखते, अगर एग्जामिन नहीं करें, जो हम शूज रोज पहन रहे हैं, तो आप देखोगे कुछ लोगों का शू का आउटर हिस्सा जो है वो घिसने लग पड़ता है। मैं काफी लोगों को एक तरफ से घिसा होता है। शूज आपको अपने चेंज भी करने चाहिए। हम सालों से या 6 महीने से वो घिसे हुए सोल जो है
उसके साथ चलते रहते हैं। जब आपका शू का आउटर हिस्सा घिस जाता है तो आपकी जॉइंट जो है, नी जॉइंट है, वो अंदर की साइड से ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने शू को बाई तो करना ही है आपने कि उसकी हील प्रॉपर हो, सॉफ्ट उसका कुशन हो, और किस एक्टिविटी के लिए शू बाई कर रहे हो। एक शू हर एक एक्टिविटी के लिए नहीं यूज हो सकता। वॉकिंग के लिए आपके डिफरेंट शूज होने चाहिए, रनिंग के लिए आपके पास डिफरेंट शूज होने चाहिए, और आपकी फॉर्मल वेयर के लिए आपके पास डिफरेंट शूज होने चाहिए। और उनको एग्जामिन करना, उनको देखना कि अगर शू घिसने लग पड़ा है, अगर वो 6 महीने में घिस गया, आप उसको 6 महीने में बदल डालिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके जॉइंट में स्ट्रेस पैदा करेगा और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ का घिसना, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो चलो हमने शूज की बात करी, बट कुछ लेडीज और गर्ल्स बड़ी लंबी लंबी हील्स पहनती हैं। सो ये हील भी उनको रेगुलर बेसिस पे, जैसे ऑफिस में कोई हील डाल के आ गए फॉर्मल्स में, ये कितने रेगुलर पहननी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं पहननी देखो, चाहिए? कभी कभी पार्टी वेयर के लिए हील जो है वो आप पहन सकते हो, पर अगर आप रेगुलर हील पहन रहे हो, जब आप हील पहनते हो तो होता क्या है, जो काफ होते हैं, काफ मसल्स, ये आपके पंप अप करते हैं। जब आप हील पहनते हो, आपके काफ मसल रिलैक्स स्टेज में चले जाते हैं। जब वो रिलैक्स स्टेज में चले जाते हैं, उनकी जो नेचुरल पंपिंग है वो कम हो जाती है। तो एक तो आपका ब्लड फ्लो जो है, सर्कुलेशन, वो कम हो जाती है। दूसरा, आपका पोस्चर भी बिगड़ता है। जब आप हाई हील पहनते हो तो आपका जो स्पाइन है वो लॉर्डोसिस में चला जाता है। जब आपका स्पाइन लॉर्डोसिस में चला जाता है, लॉर्डोसिस मतलब एक्सेसिव कर्वेचर में चला जाता है, तो आपके नी के मैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं, नी के मसल की पावर, मसल की टोन, सारी कुछ चेंज हो जाती है। तो आपकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स चेंज होकर आपके जॉइंट की लोडिंग के पैटर्न बदल जाते हैं। तो हाई हील्स के साथ आपका नी ओवरलोड होता है। जो अब आप स्मॉल हील पहनते हो, जहां फ्लैट पहनते हो, तो आपका नी ओवरलोड कम होता है। तो जो लेडीज हाई हील पहनती है, अगर नी पेन आती है, जब भी वो फ्लैट पहनेंगी, आप देखना उनको नी पेन नहीं होगी। जब हाई हील पहनेंगी तो उनको नी पेन आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब हील का आपके नी पेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफस्टाइल बदला, अच्छे अच्छे जिम आ गए, जो बंदा पार्क में दौड़ता था वो आज ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। सो जो रनिंग है वो पार्क में ज्यादा बेटर है या ट्रेडमिल पे? देखो, ट्रेडमिल वर्सेस पार्क, ठीक है ना, दोनों चीजों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। ट्रेडमिल में आप रनिंग करो या वॉक करो, वॉक भी कर सकते हैं हम, रनिंग भी कर सकते हैं ट्रेडमिल में। ट्रेडमिल में आपको सरफेस थोड़ा सा ना सॉफ्ट मिल जाता है, क्योंकि रनिंग के लिए अगर आप पार्क यूज कर रहे हो और वहां पे हार्ड सर्फेसिज है, अनइवन सर्फेसिज है, तो अनइवन सर्फेसिज में आपकी इंजरी के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो ट्रेडमिल में आपको एक तो सरफेस सॉफ्ट मिल जाता है, सेकेंड आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो ट्रेडमिल में, आप अपनी इंक्लाइन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ट्रेडमिल में आप अपनी इंक्लाइन कंट्रोल कर सकते हो। जब आप थोड़ा सा इंक्लाइन करते हो तो आपके अलग ग्रुप ऑफ मसल्स आपकी लोअर बॉडीज में एक्टिवेट होते हैं और वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो कुछ चीजें ट्रेडमिल में बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप स्पीड को कंट्रोल करो, अगर ओवर एंथुसियास्टिक होकर आपने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है तो वो तो आपको इंजरी करेगी। और दूसरा, जिनमें दी पेन है, मेरे हिसाब से उनको ट्रेडमिल नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जो है पार्क में जब आप वॉक करते हो, वॉकिंग, ये वॉकिंग के बारे में बता रहा हूं मैं, अगर पार्क में आप वॉक कर रहे हो तो एक तो आप नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, विटामिन डी सुबह में जो सनलाइट मिलती है वो आपको मिल रहा है, वो आपको ट्रेडमिल में, इंडोर्स में कभी भी नहीं मिलेगा। सेकंड, जब हम पार्क में चलते हैं तो थोड़े से अनइवन सर्विसेज होते हैं, अगर आप उसमें रनिंग करोगे तो यू विल टेंड टू डैमेज योरसेल्फ, पर अगर आप उसमें वॉक करते हो तो अनइवन सर्विसेज में आपकी बॉडी बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो उससे एक्चुअली आपका बैलेंस भी इंप्रूव करता है। तो हम जो कहते हैं ट्रेडमिल सेफ है, पर थोड़ी हद तक अगर आप पार्क में भी जाओ तो पार्क में आपका अनइवन सर्विसेज में आपका बैलेंस इंप्रूव करता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो भी इंप्रूव कर रहा है, और आपको एयर, क्वालिटी ऑफ एयर भी जो है वो पार्क में बेटर मिल रही है। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट है, ऑब्वियस है वो अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो इंजरी से बचते हैं, बट जब उनको नी प्रॉब्लम आती है, क्या वो आपकी बातों के साथ या कुछ कट्स, सर्जरी के लिए एग्री और डिसएग्री करते हैं? हाँ, देखो, डायबिटिक पेशेंट जो है ना, डायबिटिक इन इटसेल्फ इज ए बिग टॉपिक, एंड बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं यही कहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी बोन हेल्थ पुअर होती है, एंड डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस।
अब होता क्या है डायबिटिक पेशेंट्स में, आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स में मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिसको मायोपैथी कहते हैं, डायबिटिक मायोपैथी। न्यूरोपैथी होती है जिसमें आपकी नर्व्स की इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आपकी बॉडी का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जिसमें नर्व्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो सारे जो है, अगर आपके मसल वीक हो गए, नर्व्स वीक होगी, बोन्स वीक होगी, तो आपका कार्टिलेज भी डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है। तो डायबिटिक प्रोन है इन सब चीज़ों के। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स जो होते हैं, उनमें थोड़ी अप रेगुलेशन होती है, तो उनमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कार्टिलेज भी जब इन्फ्लेम्ड होगा तो वो डिजेनरेट करने की टेंडेंसी में आ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो है अपना क्या ख्याल रखना चाहिए? पैरों का तो ख्याल रखते ही रखते हैं, ठीक है ना, पर उनको अपनी जॉइंट हेल्थ भी इंप्रूव करनी चाहिए। जॉइंट हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस से, शुगर को कंट्रोल करके। शुगर के मार्कर्स होते हैं कंट्रोल करने के, आपका HbA1c हम कराते हैं। नॉर्मली कई बार लोग कह देते हैं मेरी फास्टिंग तो ठीक आ रही है, एक बार की थी ठीक आ रही है, पर आपको 24 आवर्स तो पता नहीं आपके शुगर लेवल कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो उसमें एक HbA1c है जो 3 मंथ्स का आपका शुगर का कंट्रोल बताता है। कई बार हम HbA1c कराते हैं, फास्टिंग शुगर तो 100 होती है, HbA1c इट इज मोर देन 8 जी, तो इसका मतलब इट इज पुअरली कंट्रोल्ड मिसमैनेज्ड डायबिटीज। तो उनको आपको एक तो अपने ब्लड पैरामीटर्स ठीक रखने चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोफाइल अपना ठीक रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक में रखना चाहिए, और अपनी बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और अपनी नी की एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया है तो वो डरते हैं ज़्यादा, तो इसमें आप कैसे उनको समझाते हो? देखो, वैसे तो जो नी रिप्लेसमेंट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं और इम्प्लांट्स इतने रिफाइंड आ गए हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के सारे हमारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो हर एक प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, इवन अपेंडिसाइटिस के लिए भी छोटी सी सर्जरी होती है 15-20 मिनट की, वो भी करते हैं हम। तो हर एक सर्जरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं, पर हर एक कॉम्प्लिकेशन का ना एक इंसिडेंस होता है, जैसे 1%, 0.1%, 0.02%, तो ऐसे करके इंसिडेंस होते हैं कॉम्प्लिकेशन। डायबिटिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस के प्रोन होते हैं, जिसमें सबसे मेजर है इन्फेक्शंस। नी जॉइंट, जब भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं, नी रिप्लेसमेंट में भी सबसे जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन होती है वो इन्फेक्शन के लिए डायबिटिक पेशेंट्स हम तभी टेकअप करते हैं, उनका हम प्रॉपर वर्कअप कराते हैं, जिसको भी नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। डायबिटिक पेशेंट में भी हमें सब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर उससे पहले हमें प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन उसको कहते हैं। हम उसके शुगर लेवल चेक करते हैं, HbA1c वो चेक करते हैं। अगर HbA1c 7.5 से नीचे है तभी हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर 8 से ऊपर है हम उसको सर्जरी एडवाइस नहीं करते। मैं पर्सनली अपने जितने TKR वाले पेशेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट इट इज एन इलेक्टिव सर्जरी, इसमें कोई भी इमरजेंसी नहीं है। कुछ सिचुएशन में इमरजेंसी होती है जब आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर सब साथ में एड अप हो जाता है, वरना इट इज एन इलेक्टिव सर्जरी। अगर आपका पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है तो मैं ये सर्जरी उनको रिकमेंड नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ पहले आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने शुगर लेवल चेक कराइए और अपने HbA1c को 7.5 से नीचे लेके आइए, और आपकी फास्टिंग शुगर परसिस्टेंटली इट शुड बी लेस देन 140। तो अगर ये क्राइटेरिया हम रखते हैं, स्ट्रिक्ट मेडिकल क्राइटेरिया, प्लस हम उनको ऑपरेशन से पहले उनके बाकी बॉडी के पार्ट्स भी एग्जामिन करते हैं कि किसी और जगह कोई लेटेंट इन्फेक्शन, कोई हिडन इन्फेक्शन तो नहीं है जो बाद में ब्लड के जरिए आपके नी रिप्लेस नी में पहुंच सके, तो उसको हम पूरा वर्कअप करते हैं। कई बारी लोगों के यूरिन में इन्फेक्शन होती है पर उनको इतने ज्यादा सिम्टम नहीं होते। यूरिन में इन्फेक्शन से ज्यादा करके तो क्या आता है, फीवर आता है, आपको बर्निंग सेंसेशन आती है यूरिन पास, पर कुछ लोगों को सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ज्यादा होती है, उनको ऐसा लगता है मेरे को बार बार बाथरूम में जाना पड़ रहा है और कोई सिम्टम नहीं है। जब हम उनका यूरिन रूटीन में यूरिन एग्जामिनेशन करते ही करते हैं हर एक नी रिप्लेसमेंट से पहले, उसमें देखते हैं तो उसमें पस सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कल्चर कराते हैं तो बैक्टीरिया पॉजिटिव आया होता है, तो उनको हम पहले ट्रीट करते हैं UTI के लिए, मतलब सीधी सर्जरी नहीं एडवाइस करते, मतलब पहले ये सारा प्रोसीजर फॉलो। हमारे इंस्टीट्यूट में सारा, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी सब जगह सबके अपने प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल्स हैं, पर हमारे प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम पहले कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन से पहले अगर कोई भी चीज है, अगर कोई वो रिपोर्ट्स नेगेटिव होनी चाहिए, सारा कुछ वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, ये एक प्लान्ड सर्जरी है और ये प्लान्ड सर्जरी ही रहनी चाहिए, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर डायबिटिक पेशेंट में एज सच नी रिप्लेसमेंट सेफ है। हम दोनों नीज इकट्ठे भी रिप्लेस कर रहे हैं डायबिटीज में, और उसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और बहुत कम कॉम्प्लिकेशन रेट है। कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम्स, पर अगर आपने प्रॉपर केयर रखी हुई है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरे को कह रहे थे पॉडकास्ट से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने मेरे को बताया कि जो नी है ये आपका सेकंड हार्ट है। हाँ, मैं अक्सर ना, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी हमने स्लोगन दिया है ऑर्थोमैक्स 3D इंस्टीट्यूट में भी कि नी इज योर सेकंड हार्ट। मैं कई कैंप्स लगाता हूँ स्कूल में, एजुकेशन कैंप टीचर्स के लिए लगाते हैं, तो ऑडिटोरियम में हम पूरा वो ऑडियो विजुअल हमारा होता है, तो वहां पे भी सबसे पहले मैं कहता हूँ कि नी इज योर सेकंड हार्ट, क्योंकि अगर आप अपने नी को हेल्दी रखोगे, हार्ट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको हार्ट के लिए आपको वॉकिंग चाहिए, ठीक है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जिससे आपका हार्ट पंप अप हो, ठीक है ना, पंप अप हो। वो पंप अप होने के लिए आपको मोस्ट कॉमन एक्टिविटी तो वॉकिंग ही है। तो अगर आप चल ही नहीं पाओगे, आपकी वॉकिंग की कैपेसिटी कम हो गई है, नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आप चल पाते थे उससे कम होती जा रही है, तो आपके हार्ट की पंपिंग भी कम होती जा रही है, आपका हार्ट का मसल जो है वो भी वीक होता जा रहा है। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों कहते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम में जाके वेट्स उठाओ, आपकी क्वाड्रिसेप को स्ट्रॉन्ग करो, काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करो, हिप के मसल को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे ही हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हार्ट को पंप अप करना चाहिए ना। पंप अप तब करेगा जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। जब आप चल ही नहीं पाओगे, अगर आपका वीक नी है, वीक नी मींस यू विल हैव ए वीक हार्ट। डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ये नी सर्जरी सेफ है? हाँ, देखो, हार्ट पेशेंट जो है, अगर हार्ट पेशेंट्स में सबसे पहले तो इंडिकेशन कि क्या आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी के लिए हम पूरा प्री ऑफ वर्कअप, जैसे मैंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बताया, वो हार्ट पेशेंट्स का भी करते हैं। अगर आपका स्टेंट भी हो रखा है, तो अगर एक टाइम पीरियड हो गया 6 महीने से ज्यादा आपकी स्टेंटिंग हो रखी है, आप पूरी मेडिकेशन ले रहे हो पूरी की पूरी, हम आपका इको कराते हैं। इको में हम देखते हैं आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है तो हम आपको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। हार्ट पेशेंट में सर्जरी बहुत सेफ है, सिर्फ आपको प्री ऑपरेटिव वर्कअप आपका पूरा होना चाहिए, उसमें आपको सेफ्टी जज करनी है। सेकंड, हार्ट पेशेंट्स को आपको उन सेंटर्स में करना चाहिए जहां पे इन बिल्ट कार्डियोलॉजिस्ट और कैथ लैब्स हैं। इन केस कोई जरूरत पड़ती है तो वहां पे इन हाउस आपके पास पूरा कार्डियक सेटअप उसको चीज को टैकल करने के लिए होता है। पर अगर हार्ट पेशेंट अपनी मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं और इनका प्री ऑपरेटिव वर्कअप में इट इज फाउंड टू बी सेफ, तब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारी बोन्स की जो हेल्थ है या उनमें कैल्शियम की कमी है, इनका नी पेन से क्या रिलेशन है? हाँ, देखो, बोन हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले बताया, हमने कई एजुकेशनल कैंप, अवेयरनेस कैंप करते हैं, तो जो हमारे कैंप का मेन मोटिव रहता है, उसमें हम नी पेन के ऊपर कैंप करते हैं, साथ में हम उसमें BMD चेक करते हैं। BMD क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। तो हमारे जितने नी पेन के रिगार्डिंग कैंप्स होते हैं उसमें ये दोनों चीजें रहती हैं। तो हम आपकी बोन हेल्थ को BMD से चेक कर रहे हैं और हम आपकी नी पेन को भी साथ में एड्रेस करते हैं। अगर आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, बोन हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, BMD या डेक्सा स्कैन, उसमें एक स्कोर देते हैं जिसको हम T स्कोर कहते हैं। T स्कोर -1 तक जो है वो नॉर्मल है। जैसे आप मेरे पास आओगे तो हमने कैंप लगाया या मैंने डेक्सा स्कैन एडवाइस कर दिया, जो किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है, तो आप अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके आते हो। ये वो है कि आपने अभी तक क्या किया, अभी तक अपने लाइफ में कैसे परफॉर्म किया, तो वो एक T स्कोर है। अगर आपका T स्कोर -1 तक है तो आप पास हो, आपकी बोन हेल्थ ठीक है। अगर आपका T स्कोर -1 से -2.5 तक का है तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। अगर आपका T स्कोर -2.5 से नीचे है, -3 है, -3.5 है, देन यू फॉल इन सीवियर कैटेगरी ऑफ बैड बोन हेल्थ विच इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो आजकल जो हम स्कूल में कैंप कर रहे थे, कितने टीचर्स थी जिनकी बोन हेल्थ बहुत ही ज्यादा
वो खराब थी, उनका टी स्कोर जो था -3.5 था, तो जबकि -1 होना चाहिए, जबकि -1 से नीचे होना चाहिए। कुछ लोगों का पॉजिटिव में भी आता है, पर -1 तक इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। तो अगर आपकी बोन हेल्थ ठीक नहीं है, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो बोन्स आपकी सॉफ्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कार्टिलेज आपका बोन के ऊपर रेस्ट करता है। जब बोन की स्ट्रक्चर अच्छी नहीं है तो कार्टिलेज को नरिशमेंट नहीं मिलेगी और कार्टिलेज भी डिजेनरेट कर जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जो आपके लिए चैलेंजिंग भी रहा हो और आपको प्राउड भी फील हो? देखो, केसेस तो कई आते रहते हैं जी, और हम अपनी प्रैक्टिस में हम हर एक केस को चैलेंजिंग मानते हैं जी, क्योंकि हमारा बेस्ट मोटिव होता है कि उसको अच्छा रिजल्ट देना। जी, जो केस जिसके लिए मेरे को काफ़ी प्राउड फील होता है वो एक हमारे सीनियर कॉलीग थे, उनका हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन, जी, जी, और वो डॉक्टर शरद, उनका हमने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करी थी। जी, जी, और अब उनको वो मेरे पास आए और बोले कि मेरे को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एंड आई वांट यू टू ऑपरेट। तो मैंने बोला, सर आप इतने सीनियर कोलीग हो, देयर आर मेनी वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन ट्राई सिटी एंड यू कैन गेट ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवन यू लाइक एंड पीपल आर सेइंग दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो सर ने बोला, नहीं, मेरा नी रिप्लेसमेंट तो आप ही करो, क्योंकि मैंने आपके पहले रिजल्ट देखे हैं, उनके कई रिलेटिव्स भी हमने ऑपरेट किए थे, तो सबका आउटकम बहुत ही अच्छा था। तो अब उनकी जो नी की डिफॉर्मिटी थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी थी, नॉर्मली जो हम देखते हैं विच इज मेडिकली विच इज वेरस नी, एंड ही हैड ए वेलगस एंड ए हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी विच इज सपोज टू बी ए कॉम्प्लेक्स सर्जरी टू परफॉर्म। तो उनका हमने बड़े अच्छी तरीके से प्लान किया एंड देन फिर एग्जीक्यूट किया और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उनकी सर्जरी करने से जब की तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लगा, और पर उसके बाद उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला और एक बड़ी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने हमारी टीम पे विश्वास किया, ऑर्थोमैक्स की टीम पे विश्वास किया और हमने वो परफॉर्म किया। डॉक्टर साहब, ये सिंगल वर्सेस बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट क्या है? देखो, सिंगल नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हम एक ही नी रिप्लेस कर रहे हैं एट ए टाइम, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है। अगर तो आपके नी जॉइंट, एक नी जॉइंट में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दूसरे में एडवांस है, तो ऑब्वियसली हम एक नी रिप्लेस करेंगे, दूसरे को हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। पर अगर दोनों में एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक सेटिंग में दोनों नी रिप्लेस करें या इनको स्टेज्ड करें। स्टेज का मतलब होता है एक नी अभी, दूसरी नी 2 और 3 मंथ्स के बाद में। तो ये हम डिसीजन मेकिंग जो है, अगर दोनों नीज एक जैसे हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हम एक नी करें कि बायलैटरल सेम सिटिंग में करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्क इवैल्यूएशन, जो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन है। अगर आपको शुगर है, अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, फिर हम दोनों नीज रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हो और आपके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, फिर हम सिंगल नी रिप्लेस करेंगे। तीसरा, अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब अगर आपकी किडनी का फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, आपकी लिवर का फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम सिंगल नी रिप्लेस करते हैं। दोनों नीज रिप्लेस करने का फायदा सेम सिटिंग में ये होता है कि आपकी सिंगल एडमिशन हुई, आपकी कॉस्ट सेविंग भी हुई, हॉस्पिटल की भी कॉस्ट सेविंग है, प्रोसीजरल कॉस्ट सेविंग है और पेशेंट की भी कॉस्ट सेविंग है। आपकी एनर्जी सेव हुई, आप सिंगल टाइम में गए और आप दोनों नीज रिप्लेस करा के आ गए। आपकी फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी जो रिक्वायर्ड है, दोनों नीज की सेम सिटिंग में हो जाती है, दोनों की रिकवरी सेम टाइम पे हो जाती है और आप बड़ी जल्दी अपनी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। अगर आप सिंगल नी रिप्लेस करते हो, फिर आपकी दूसरी नीज जो है वो हम मिनिमम 2 महीने के बाद रिप्लेस करते हैं, फिर डबल एडमिशन होती है। पर क्या दोनों नीज सेम सिटिंग में करना सेफ है? सेफ्टी के लिए हम ये प्री ऑप इवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हमें सेफ्टी लगती है, फिर हम आपको बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट इन सिंगल सिटिंग एडवाइस करते हैं, नहीं तो सिंगल नी करते हैं, विच इज कॉल्ड स्टेज्ड प्रोसीजर। आपने नी प्रिजर्वेशन की बात की, ये नी प्रिजर्वेशन क्या है? देखो, हमारे इंस्टीट्यूट में हम जो हमने ऑर्थोमैक्स 3D नी इंस्टीट्यूट का नाम दिया था, तो उसमें हम 3 कंसेप्ट लेके आए थे। एक तो नी प्रिजर्वेशन, सेकंड नी रिप्लेसमेंट एंड थर्ड रिवीजन नी रिप्लेसमेंट। तो जो नी प्रिजर्वेशन है, इसका पर्पस है कि आपका नेचुरल नी को ही सेव करें। जो नेचुरल नी है, हम उसको, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गई है उसमें,
अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अर्ली है, या इवन कुछ केसेस में जिसमें ग्रेड 3 भी है, उसमें भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब रिप्लेसमेंट में ना जाए और आपके सिम्टम्स ठीक करें और आपके नेचुरल नी को ही प्रिजर्व करें। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है मेडिकल प्रिजर्वेशन, एक है सर्जिकल प्रिजर्वेशन। मेडिकल प्रिजर्वेशन होती है दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से और कुछ इंजेक्शन से। नी के अंदर कुछ टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, वो लगाते हैं हम। तो ये सारा मेडिकल प्रिजर्वेशन का पार्ट है। उसमें हम डाइट भी एडवाइस करते हैं, आपको वेट लॉस भी एडवाइस करते हैं और कुछ कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। और अगर मेडिकली उसको हम नहीं प्रिजर्व कर पाते या सिम्टम्स ठीक नहीं होते, फिर हम सर्जिकल प्रिजर्वेशन में जाते हैं। जब मैं सर्जिकल प्रिजर्वेशन कहता हूं और पेशेंट को कहता हूं हम आपका सर्जरी से नी प्रिजर्व करेंगे, वो कहते हैं नहीं मैंने तो ऑपरेशन नहीं कराना। उनको लगता है कि जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है और नी प्रिजर्वेशन सर्जरी है, दोनों सेम है। फिर मैं उनको समझाता हूं नहीं, अगर आप अपने नेचुरल नी को सेव कर सकते हो तो आपके नेचुरल नी से जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो, आर्टिफिशियल नी में कुछ एक्टिविटीज हम मना करते हैं। और आर्टिफिशियल नी की एक लाइफ होती है, आर्टिफिशियल नी आपका लाइफ लॉन्ग नहीं चलता जी, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है। तो इसलिए उसके लिए ऑप्टिमम एज बहुत जरूरी है। किस एज पे आप नी रिप्लेसमेंट कराओ ताकि लाइफ में आपको एक नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े। नी प्रिजर्वेशन में हम आपके नी को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि अगर या तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़े, या अगर छोटी एज है तो हम कम से कम नी रिप्लेसमेंट तब करें कि आपको अपनी लाइफ में एक ही नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, तब तक हम इसको प्रिजर्व करें। वो सर्जिकली भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ अलाइनमेंट सर्जरीज करते हैं। जो अलाइनमेंट बिगड़ गई है उसको हम ठीक करते हैं। इसमें मैं एक पेशेंट्स को समझाने के लिए बड़ी चीज कहता हूं कि नीज आपके घिसरे हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस आई है, तो ये गाड़ी की तरह है। गाड़ी में अगर आपकी अलाइनमेंट खराब है, अगर आपकी अलाइनमेंट खराब है तो आपके टायर घिसने शुरू हो जाते हैं। हम मैकेनिक के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो, अगर हमने जल्दी पकड़ लिया कि टायर की वियर एंड टियर जल्दी हो रही है, टायर इतने तो चले नहीं पर इसकी तो घिस गए हैं। क्यों घिस रहे हैं? अभी पूरे घिसे नहीं है। मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो मेरी अलाइनमेंट चेक करता है गाड़ी की, वो कहता है आपकी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपके टायर्स पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, ये घिस रहे हैं, हम अलाइनमेंट ठीक करेंगे। वो अलाइनमेंट ठीक करते हैं, हमें अपने टायर्स की लाइफ जो है वो लंबी मिल जाती है। ऐसे ही नी जॉइंट्स है। तो अगर आपकी हिप लोअर लिम्स की अलाइनमेंट है, उसके लिए हमारे पास एक स्कैनोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अलाइनमेंट एक्सरेज कहते हैं, हम अलाइनमेंट देखते हैं। अगर आपकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो हम मेडिकली प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर आपकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा खराब है पर अभी आपके नी में एडवांस स्टेज नहीं आई तो हम उसको सर्जिकली प्रिजर्व करते हैं, अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, तो आपका नी लंबा चलता है। इसको नी प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज के जरिए होता है। डॉक्टर साहब, आप ये नी रिप्लेसमेंट में करते क्या है? हाँ देखो, मेरे पास एक मॉडल पड़ा है, मैं इसको एक बार ले लेता हूँ जी। तो पहले तो मैं थोड़ी सी बेसिक अनाटमी के बारे में बताऊंगा कि अनाटमी क्या होती है नी की ना। नी में बेसिकली दो बोन्स होती हैं। जो ऊपर वाली बोन है उसको फीमर कहते हैं, जो नीचे वाली बोन है उसको हम टिबिया कहते हैं। तो जो नी जॉइंट है ये बनता है लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया से, और आगे एक छोटी बोन होती है जिसको हम पेटला कहते हैं, नी कैप भी कह देते हैं, चपनी कह देते हैं, चपनी है, ठीक है। तो अब ये नी है। अब इसमें जो हमने दिखाया है, ये हमने दिखाया है इम्प्लांट, ये रियल इम्प्लांट है जो हमने आर्टिफिशियल बोन के ऊपर लगाया हुआ है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, मरीज सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज है कि यहां से और यहां से कटिंग करके मेरा पूरा घुटना निकाल देंगे और एक आर्टिफिशियल घुटना इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो उसको लगता है ये तो बड़ी अननेचुरल सी चीज है, ये तो बड़ी क्रूअल सर्जरी है कि मेरा ये नी निकाल के यहाँ पे जरिए काट के कुछ नया नी रिप्लेस कर देंगे ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमने बोला कार्टिलेज होता है, जो ये बोन्स के एंड है, यहाँ पे एक लेयर होती है कुशन लाइक, जो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। जब ये घिस जाता है तो कहने का मतलब उसके एंड्स जो है बोन के खराब हो जाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली इट इज लाइक ए कैपिंग। तो ये हमने जो है ऊपर का इम्प्लांट निकाला, ये देखो, अगर आप देखो तो ये फीमर का सरफेस है। हम एक 9 मिलीमीटर का कट लेते हैं जिससे जो घिसा हुआ पोर्शन कार्टिलेज का उसको वहां से ऊपर से निकाल देते हैं। यहां से 9 mm का कट लिया और उसके जरिए एक ये कैप लगा दी। दिस इज ए इम्प्लांट। ये हम फीमर के ऊपर ऐसे
इम्प्लांट कर देते हैं। हो तो इसको कहते हैं फीमर की कैपिंग। फिर हम ऐसे ही टिबिया का, इसमें भी जो ऊपर घिसा हुआ पोर्शन होता है, पूरा बोन्स ठीक है, सिर्फ घिसे हुए पोर्शन को छोटे 8 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर के कट से निकाल के उसके जरिए एक ये कैप फिट कर देते हैं। और ये दोनों कैप्स के बीच में एक इंसर्ट होता है, प्लास्टिक इंसर्ट, जो ये जॉइंट बना देता है। तो इसमें मूवमेंट आ गई। तो अब आपके जो दोनों घिसे हुए पोर्शन थे, ऊपर वाली बोन से और नीचे वाली बोन से, वो हमने दोनों को निकाल दिए। जैसे दांतों में कैपिंग होती है, तो एक ऊपर लगा दिया पार्ट, एक कैप नीचे लगी। और कुछ केसेस जिसमें पेटला को भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, उसमें हम पेटला जो नी कैप है उसमें से थोड़ी सी बोन काट के उसमें एक कैप फिट कर देते हैं। ऐसे इसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने दिखाया ये सारा ट्रीटमेंट, अब इनकी लाइफ कितनी है? देखो, जो लाइफ है आजकल, इम्प्लांट्स बड़े अच्छी तरह के आ गए, क्योंकि रिसर्च इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि इम्प्लांट्स की जो मेटलर्जी है, जिस मेटल से इम्प्लांट बने होते हैं, जो बीच वाला प्लास्टिक वाला इंसर्ट जो मैंने बताया आपको, बीच में प्लास्टिक इंसर्ट होता है, यूजुअली वो घिस जाता था। अब उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई है। उसकी क्वालिटी इतनी इंप्रूव कर गई है कि अब नीज की जो लाइफ है, जो आर्टिफिशियल नी की लाइफ है, वो हम 20 से 25 साल कहते हैं। और कुछ इम्प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जिनकी लाइफ 30 साल के आसपास है, उसको हम ऑक्सीनियम वो कहते हैं। जैसे गोल्ड नहीं आ गया, ऑक्सीनियम नहीं आ गया। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स हैं। कुछ इम्प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 30 साल तक चलती है, पर एवरेज लाइफ इनकी 20 से 25 साल है। जी। एंड इसका खर्चा कितना आ जाता है अगर किसी ने नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाना है? कॉस्ट जो है वेरिएबल होती है। अगर आप सिंगल नी रिप्लेस कराते हो या बायलैटरल नी रिप्लेस करते हो, दोनों की कॉस्ट में फर्क है। दूसरा, इम्प्लांट आप कौन सा चूज करते हो। वैसे तो बेस्ट जज आपका सर्जन होता है, जो इम्प्लांट आपकी डिफॉर्मिटी के हिसाब से, आपकी केस के हिसाब से चूज करता है। पर इम्प्लांट्स में भी कुछ इंडियन इम्प्लांट्स है, कुछ इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स है, कुछ US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट्स है। फिर कुछ टेक्निक्स भी आ गई हैं। तो आप कौन सी टेक्निक चूज कर रहे हो, या आपका सर्जन किस टेक्निक से कर रहा है, कौन से इम्प्लांट यूज कर रहा है, आपका हॉस्पिटल कौन सा है, उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है ना वेरिएबल होती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने टेक्निक की बात की, अब तो AR रियलिटी भी आ गई है इसमें, नीज में AI भी आ गया है। ये कौन कौन सी टेक्निक्स आजकल यूज हो रही है? देखो, बेसिकली जो हम पहले से नी रिप्लेसमेंट करते आ रहे हैं, अब हम वी हैव बीन डूइंग नी रिप्लेसमेंट सिंस 20 इयर्स। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ। तो हम जो टेक्निक्स पहले यूज करते थे उसको हम कन्वेंशनल टेक्निक्स कहते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो कन्वेंशनल टेक्निक्स यूज हो रही थी, और उससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। धीरे धीरे वो टेक्निक्स भी काफी रिफाइन हो गई, इम्प्लांट्स भी रिफाइन हो गए, तो कन्वेंशनल टेक्निक्स में हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लग पड़े। उसके बाद अब जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गई। तो ऐसे ही AI जो है वो मेडिकल साइंस में भी आ गई। ऐसे ही AI जो है वो नी रिप्लेसमेंट में भी आ गई। तो नी रिप्लेसमेंट में, जिसको हम टेक्नोलॉजी असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसमें मेनली दो चीजें आई हैं आपकी। वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी, विच इज कॉल्ड AR बेस्ड। जैसे वर्चुअल रियलिटी सुनी हुई है आपने कि बच्चे वो गॉगल्स लगा लेते हैं और अंदर VR सेट, उसमें रियलिटी नहीं है पर आप एक अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेते हो, आप अपने मेटावर्स में हो। तो ऐसी एक आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटीज आपकी रियलिटी को एनहांस कर दिया, ठीक जी। दूसरी है रोबोटिक। तो ये टेक्नोलॉजी वाली दो सर्विस है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड रोबोटिक। अब इनका मैं डिफरेंस बता देता हूं। होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि हम कट्स लेते हैं, डिस्टल फीमर का, प्रॉक्सिमल टिबिया का जो घिसा हुआ पोर्शन निकालते हैं, उस कट को हम बोन की लेंथ के साथ अलाइन करते हैं। उसको हम, जैसे फीमर का कट है, उसको हम 90 डिग्री रखते हैं मैकेनिकल एक्सिस के, बोन के मैकेनिकल एक्सिस से। ऐसे जो टिबिया का कट है उसको हम 0 डिग्री रखते हैं टिबिया के एक्सिस से, ताकि नी आपका वेल अलाइंड रहे, वेल बैलेंस रहे और उसकी लाइफ लंबी रहे। जो हम कह रहे हैं 20 से 25 साल, आपको खुद भी करना पड़ेंगी एक्सरसाइजेस, पर सर्जन का भी बहुत मेजर रोल है कि आपको वेल अलाइंड और वेल बैलेंस नी दे। तो वो अभी तक हम कन्वेंशनल टेक्निक से दे रहे थे, अब हमें ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट करती हैं। तो
हमारे पास आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी से हम कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, जैसे वर्चुअल रियलिटी में गॉगल्स पहनते हैं, इसमें मैं एक स्पेक्स पहनता हूँ जी, मैं एक स्पेक्स पहनता हूँ। इंट्रा ऑपरेटिवली जो पेशेंट की लेग की अलाइनमेंट है, हाँ जी, उसके जो एंगल्स हैं मेरे स्पेक्स में डिस्प्ले हो जाते हैं। ओके। जो मैं वो गॉगल्स जैसे पहनूंगा, आजकल मेटा ग्लासेस आ जैसे गए हैं। मेटा ग्लासेस आ गए, तो जी। उसमें वो डिस्प्ले हो जाते हैं और एक सामने स्क्रीन होती है, जी। वो मेरे को गाइड करता है कि जो जी। मैंने कट लेना है वो कितने एंगल में ले रहा हूँ ओके, मैं। ओके। तो उसमें हम 1-2 Visualize डिग्री हो भी जाता है विजुलाइज हो जाता है, कट विजुलाइज हो जाता जी। है, हमारी कट लेने की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, जी। जिससे हमारी नी की लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी ने हेल्प टेक्नोलॉजी ने हेल्प की। ऐसे ही रोबोटिक है। जी। रोबोटिक और एआर में फर्क ये है कि रोबोटिक हमें कट लेने में भी हेल्प करता है। एआर जो है आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है और विजुअलाइजेशन इंप्रूव करता है। रोबोटिक जो है उसमें एक रोबोटिक आर्म होती है, सर्जन उसको पकड़ता है और वो कट लेने में भी असिस्ट करता है ऑन दोज पर्टिकुलर एंगल्स। जी। तो उसमें ज्यादा करके रोबोटिक सिस्टम में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, पर आजकल नए रोबोटिक सिस्टम भी आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। जी। ऐसे ही एआर टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है, ऐसे ही आपकी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो भी इवॉल्व हो रही है। जी। दोनों चीजें इवॉल्व होके पेशेंट को बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर अभी भी जो स्टडीज हो रही हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी भी जरूरत है, ताकि वाकया में इस टेक्नोलॉजी से आपको रिजल्ट इंप्रूव हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। पर जो हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स आर मोर हैप्पी, वो जल्दी मोबाइल हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका रिहैब टाइम जो है वो काफी शॉर्ट हो जाता है। तो पर आजकल क्या हो रहा है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा साथ में, कि पेशेंट्स ना टेक्नोलॉजी चूज करने में लगे रहते हैं कि मैंने रोबोटिक से कराया, मैंने एआई से कराया। आप अपने सर्जन को चूज कीजिए जी। लेट द सर्जन डिसाइड वेदर ही वांट्स टू डू कन्वेंशनल, वेदर ही वांट्स टू डू एआर, वेदर ही वांट्स टू डू रोबोटिक। आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपके केस में कन्वेंशनल से अगर अच्छा रिजल्ट आ सकता है देन यू डोंट नीड रोबोटिक और एआर। लेट द सर्जन डिसाइड। तो आप एक अच्छा एक एक्सपीरियंस सर्जन चूज कीजिए, टेक्नोलॉजी उसको यूज करने दीजिए, उसको चूज करने दीजिए आपके केस के लिए, ना कि आप टेक्नोलॉजी चूज कीजिए। आजकल ऐसे भी हो जाता होगा कि डॉक्टर साहब लोग आपके पास एआई से पूछ के क्वेश्चन लाते होंगे कि डॉक्टर साहब एआई तो मेरे गोड्डे के बारे में ये कह रहा है, घुटने के बारे में ये कह रहा है। सो आप उस चीज को कैसे डील करते हो? देखो एआई जो है ना, एआई को अब आप मना तो कर नहीं सकते, देखो ना। तो एआई अब सभी यूज कर रहे हैं, हम लोग भी एआई यूज कर रहे हैं। तो एआई इज ए न्यू नॉर्म इवन इन डेली लाइफ जी। तो अब होता क्या है, कुछ पेशेंट्स एआई को मेरे हिसाब से उसको ना एजुकेशन टूल की तरह रखना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अभी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें से अपने सिम्टम्स भरो, उसमें से देखो आपको क्या प्रॉब्लम है। वो आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके बता देता है, ठीक है ना। पर अगर आप एआई को डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हो तो कई बार एआई भी ओवर डायग्नोस करता है या अंडर डायग्नोस करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। मैं तो कहता हूं डायग्नोसिस के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए। आप उसको अगर ट्रीटमेंट में यूज करोगे तो देन यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ, क्योंकि वो आपका डॉक्टर नहीं है, वो आपकी मेडिसिन आपकी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां किए हैं, जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन एआई को पूछ के चेंज करी है एंड दे हैव लैंडेड इन ट्रबल। तो इसको आप एजुकेशन के लिए यूज करिए। एआई को एजुकेशनल पर्पस रखिए, उसे डॉक्टर ना बनाएं। हाँ, डॉक्टर ना बनाएं। मैं तो खुद कहता हूँ, पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसको एक चीज के बारे में बताता हूँ, नी प्रिजर्वेशन के बारे में। आई टेल देम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी करेंगे, कुछ मैं उसको बता देता हूँ, फिर आई राइट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। और मैं उसको कहता हूँ कि आप अपने एआई से, गूगल से ये पढ़ लो, आपको हो सकता है और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर मैं उसको लीड कर रहा हूँ, फिर मैं उसको कह रहा हूँ जो आपके डाउट्स है आप वापस आइए, अपने डाउट्स मेरे पास आके क्लियर कीजिए, ना कि जो एआई आपको बता रहा है उससे अपने आप को सेल्फ ट्रीट कीजिए। तो इसमें हम डॉक्टर्स को भी मैं यही कह रहा हूं कि डॉक्टर्स भी एआई यूज करने लग पड़े हैं, और डॉक्टर्स को भी एआई यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए डॉक्टर्स को भी एआई। आपने वो बात करी कि एआई से लोग सीख के खुद ही सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि जी उस फलाने शहर में एक ऐसे मालिश करता है बंदा, अगर आपके घुटनों में दर्द है वहां पे जाके मलवा लीजिए, मसाज करवा लीजिए, मालिश करवा लीजिए, आपका घुटना सेट हो जाएगा। हाँ देखो, अब
नॉर्मली उनको क्या लगता है कि भाई घुटने में पेन आ रही है तो कोई घुटना खिसक गया अपनी जगह से, नी डिसलोकेट कर गया है। तो जो मसाज है, मसाज थेरेपी जो है ना, कई पुराने टाइम से चलती आ रही है। मसाज से क्या होता है, जब आप मसाज करते हो तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, उससे आपको थोड़ी सी वार्मथ लगती है, आपकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको सूदिंग लगता है, जो मसल स्पाज्म है वो आपका कम हो जाता है। जब मसल स्पाज्म कम हो जाता है तो आपकी पेन ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि नी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मसाज करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। कई बार हम ऐसे किसी जगह पे जाते हैं, जैसे आप कहते हो वहां जाते हैं, वो कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, नी को एक पोजीशन में लाके प्रेशर देते हैं, उससे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय के ट्रीटमेंट से। तो मैनिपुलेशन इन एनी फॉर्म, लोग स्पाइन के लिए भी मैनिपुलेशंस कराते हैं, लोग नी के लिए भी मैनिपुलेशन कराते हैं। पर अगर तो पुराने टाइम पे ना एक साइंस होती थी मैनिपुलेशन, तो इट मे प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट्स इन गुड हैंड्स बट नॉट इन एवरीबॉडीज हैंड। इट मे बी डेंजरस इन सम फुलिश पर्सन्स हैंड। सो मैनिपुलेशन इज ऑलवेज नो। अगर किसी की नी में स्वेलिंग आ गई है तो उसे आइसिंग करनी चाहिए या हॉट वार्म वाटर? देखो, अगर इंजरी की वजह से स्वेलिंग आई है, जब आप गिरे हो तो स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आइस के लिए ही कहते हैं। फर्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स आपको आइस करनी चाहिए, क्योंकि आइस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर आप इंजरी के पोस्ट इंजरी आप सेक करते हो, हॉट फर्मेंटेशन करते हो, तो आपकी स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट 3 डेज आपको आइस फर्मेंटेशन ही करनी चाहिए। जी। अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में अक्सर देखा है कि बुजुर्गों में जो नी पेन है वो बढ़ जाता है। ये सर्दियों का नी के साथ क्या दुश्मनी है, या क्या रिलेशन क्या है? देखो, सर्दियों में क्या होता है कि आपके मसल की जो इलास्टिसिटी है ना, आपके टेंडन्स की इलास्टिसिटी है, मसल की इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। तो मसल की ग्लाइडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। ठीक। सेकंड, आपके जो साइनोवियल फ्लूइड में कह रहा हूं, बैरोमेट्रिक प्रेशर से भी उसका रिलेशन है। तो सर्दियों में बैरोमेट्रिक प्रेशर के चेंजेस आते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होती है, जॉइंट के अंदर बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो चेंज होता है, उससे पेन कई बार आपकी बढ़ जाती है। थर्ड, सर्दियों में क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हम रजाई से निकलना नहीं चाहते, हमारी वॉक भी कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिससे आपकी सर्कुलेशन कम हो जाती है, गर्म सर्द हो जाता है, तो उससे आपकी जो है पेन के सिम्टम्स आपके बढ़ जाते हैं उससे। डॉक्टर साहब, ये नीज में इंजेक्शन कौन कौन से लगते हैं? हाँ, देखो ना, नी के जो इंजेक्शंस है, जैसे मैंने बताया था, मेडिकल प्रिजर्वेशन के लिए हम नी के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, जिनको रूटीन मेडिकेशन से हेल्प नहीं मिलती। तो कई तरह के इंजेक्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस एंड इंडिकेशन हम इंजेक्शन एडवाइज करते हैं। सबसे पहले है स्टीरॉयड इंजेक्शन। अगर आपके नी में सूजन आ गई है, पानी भर गया है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं और उसकी जगह पे इंजेक्शंस देते हैं, जो अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। उसको हम कहते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शंस। सेकंड टाइप के इंजेक्शंस है जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। जहाँ जैसे हमने बात करी कि ग्रीस खत्म होगी तो ग्रीस वाला इंजेक्शन लगा दो, तो उसको हम विस्को सप्लीमेंट कहते हैं। वो इंजेक्शन हाईलेज होता है, वो हम नी में लगाते हैं। तो आजकल कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हाईलेज के आ गए हैं। पहले लगाते थे एवरी वीक लगता था 4-5 हफ्तों के लिए, अब साल में एक ही लगता है। तो जो अर्ली स्टेजेस हैं उनमें हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिनमें मेडिकेशन से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तीसरा इंजेक्शन है पीआरपी इंजेक्शन। पीआरपी इंजेक्शन में हम क्या करते हैं कि आपका ब्लड लेते हैं, आपके ब्लड में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं और वो फिर हम उसमें इंजेक्ट करते हैं नी में। जब हम नी में इंजेक्ट करते हैं, दे आर सपोज टू बी कार्टिलेज रीजनरेटिंग। पर ऐसी कोई भी स्टडी इतने फेवर में नहीं आई कि इससे कार्टिलेज रीजनरेट होता है। कार्टिलेज रीजनरेट तो नहीं होता, पर यह है कि जो डिग्रेडेशन की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, आपके सिम्टम्स जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंप्रूव कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, 3 ऐसी मेडिकल अवेयरनेस एंड मिथ अबाउट नीज। देखो, पहले तो ये मिथ है सर्जरी के रिगार्डिंग कि नी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं करवानी चाहिए, कभी भी नहीं करवानी चाहिए, कि इसका सक्सेसफुल रेट नहीं है जी। क्योंकि पेशेंट्स को, जिसको भी मैं नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करता हूँ, कुछ लोग मेरे को कह देते हैं नहीं जी हमारे तो अड़ोसी थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कराई, वो तो चले ही नहीं, पहले तो चल रहे थे, अब तो चलना भी बंद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज हैं। ये सर्जरीज का वॉल्यूम जो है इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में, जैसे मैंने पहले बताया था, पर कैपिटा जो है नी
रिप्लेसमेंट ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू इंडिया। पर इंडिया में अब रिसोर्सेज इंप्रूव कर गए हैं, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, लोग करवा रहे हैं और दूसरों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं और भी कई तरह की चीजें हो सकती हैं जिससे उनको वो रिजल्ट नहीं मिला, पर ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड, जो लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट जो है सिर्फ ओल्ड एज में या 70 साल में करानी चाहिए, तो मैं ये कहता हूं नी रिप्लेसमेंट की कोई ऑप्टिमम एज नहीं है। नी रिप्लेसमेंट आप किसी भी एज में करा सकते हो, पर प्रेफरेबली आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में घुटना हम एक बार ही रिप्लेस करें। पर अगर आपकी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लास्ट स्टेज है और मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा, फिर हमें रिप्लेस जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ सब कम हो जाएगी, आपके मसल और वीक होना शुरू कर देंगे, आपकी कार्डियक हेल्थ वो भी वीक हो जाएगी। तो इसलिए हम जल्दी रिप्लेस करते हैं। जिनको हम जल्दी रिप्लेस करते हैं उनके लिए भी अब स्पेशल इम्प्लांट आ गए हैं जो लंबे हैं, लंबे चलते हैं नी जॉइंट्स। और अगर दोबारा रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक रिवीजन का कंसेप्ट भी है। जो नीज ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इन्फेक्शन हो गई है, उनको अब रिप्लेस करते हैं 2 स्टेज में या सिंगल स्टेज में। और वो नी जॉइंट्स जो खराब हो चुके हैं 15 साल 20 साल के बाद, जिनमें अभी पेन आनी शुरू हो गई है, तो उनको भी हम रिवीजन इम्प्लांट्स के जरिए, रिवीजन इम्प्लांट्स सब तरह के अच्छी क्वालिटी के अब इंडिया में अवेलेबल है, तो हम उनको दोबारा भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि एक बार ही कराओ, मतलब लेट एज में कराओ, तो लेट एज भी नहीं, अर्ली एज भी नहीं, एक ऑप्टिमम एज डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम्स कैसे हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्सरे में आपकी डिजीज कितनी प्रोग्रेसिव है और कितनी एडवांस्ड है। तो ये दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ जो बहुत कॉमन है, ये ना यंग फीमेल्स आती हैं मेरे पास जिनको नी पेन शुरू, यंग मैं मतलब 30s में यंग ही कह रहा हूँ सबको, 30 और 40s में उनको आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि मेरी मदर्स के नी रिप्लेस हुए हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे भी नी रिप्लेस होंगे। तो उनको वो ये मान के आते हैं कि मेरी मदर के नी रिप्लेस हुए हैं तो मेरे भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक मिथ है या ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भी होता ये है कि इंसिडेंस तो बढ़ जाती है। अगर आपके मदर के नीज रिप्लेस हुए हैं तो आप में इंसिडेंस तो बढ़ गई, पर आप उससे बच सकते हो, क्योंकि जेनेटिक्स एक चीज है पर आपका लाइफस्टाइल एक चीज है। अगर जेनेटिक्स को मैं ये कहता हूं कि जेनेटिक्स इज द गन विच हैज बीन गिवन टू यू, बट ट्रिगर इज योर लाइफस्टाइल। तो अगर आप अपना ट्रिगर ठीक रखते हो तो इन फीमेल्स को, इन लोगों को जिनके पेरेंट्स में ये चीज हो चुकी है, उनको अपनी बोन हेल्थ ठीक रखनी चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी वो ठीक रखनी चाहिए, अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने मसल की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, और विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसीज को दूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नी और बोन हेल्थ के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? नी पेन के लिए जो जनरल सप्लीमेंट्स आते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स कहते हैं, उसमें काफी टाइम से आ रही हैं, जैसे ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ऐसे ही अब नई ड्रग्स आ गई हैं जिसको कोलेजन पेप्टाइड कहते हैं, जिससे हम ये सोचते हैं कि आपके कार्टिलेज के जो है ना, जो माइक्रो लेवल पे चेंजेस आएंगे और आपका कार्टिलेज को हील करने में या उसको प्रोलॉन्ग करने में, उसको उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये कई तरह के सप्लीमेंट्स है, डायसिरिन है, तो कुछ रोज हिप एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं। ये हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन में यूज करके नी के सिम्टम्स को, नी की स्टिफनेस को और नी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बोन हेल्थ के लिए जो हम ले सकते हैं, तो बोन हेल्थ के लिए जो सप्लीमेंट्स है, मेजर फॉर्म तो कैल्शियम है। कैल्शियम चाहे आप डाइट से लो, चाहे आप एडिशनल सप्लीमेंट्स लो। दूसरा है विटामिन डी। तीसरा, आजकल ना मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी बड़ी कॉमन है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि बोन हेल्थ वीक है, उनके कैल्शियम लेवल्स चेक कराते हैं वो ठीक है, पर बीएमडी जो है, जो टी स्कोर है, वो ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है। उनका विटामिन डी लेवल भी कई बार चेक कराते हैं, वो भी ठीक होते हैं। तो मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा रोल है विटामिन डी की ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी मेटाबॉलिज्म में टू एक्टिव फॉर्म। तो आजकल हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं पेशेंट्स की बोन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस है। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आपका जो सीवियर फॉर्म ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन बोन्स
बोन्स हैं, उसके लिए सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ टैबलेट्स हैं जिसको हम बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, डेनोसुमैब इंजेक्शंस है, टेरीपेराटाइड इंजेक्शंस है। वो केस टू केस वेरिएबल बेसिस पे हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म आपकी बोन हेल्थ जो है वो बेटर रहे। पर अभी भी फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी, डेली फिजिकल एक्टिविटी बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन है आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी नी हेल्थ के लिए। जी डॉक्टर साहब, आज सारे पॉडकास्ट में डिस्कशन करके ना एक चीज तो मेरे को बड़ी क्लियर हो कि खाना पीना, चलना, एक्सरसाइज करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, जिसे आज हम अपने काम में व्यस्त हो गए भूल चुके हैं। एंड सेकंड ये है कि आज हमें थोड़ी सी पेन भी होती है ना, हम उसे लेट गो कर देते हैं, बट ये नहीं पता चलता कि आगे जाके ये पेन हमारी बड़ी भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर साहब, हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से यही लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है ना, तो उसे आप एक बार डिस्कस जरूर करें। क्या पता ये डिस्कस या डिस्कशन करने से आपकी उन चीज़ों की प्रॉब्लम जो आपको होने वाली हैं उनके बारे में जल्दी पता चल जाए। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो खाना पीना है वो मोस्ट ऑफ ऑल जंक हो चुका है। जैसे आज हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर हम जो ब्रेड भी खा रहे हैं वो कहते हैं नहीं खानी चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ के लिए नहीं ठीक है। आज हम जो सब्जियां भी खा रहे हैं वो भी हमारी ऑर्गेनिक नहीं आ रही हैं, तो हमें उन ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना चाहिए। सो कुल मिला के यही है कि हमें अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट यू रिकमेंड एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कि हमें अपना लाइफस्टाइल, हमें अपनी एक्सरसाइज कैसे रखनी चाहिए अगर हमें एक बेटर लाइफ और लॉन्ग लाइफ चाहिए? देखो, डाइट का तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है डाइट में क्या लेना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। आपके जो डाइट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है वो सप्लीमेंट्स जरूर होने चाहिए। तीसरा, आपको कैल्शियम रिच डाइट, या अगर आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको आउटसाइड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ऐसे ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आपको बाहर से लेने चाहिए ऑन एंड ऑफ। जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ट्रीटेबल डोजेज होती हैं, वो हम डोजेज के हिसाब से उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। तीसरा, आपको एक्सरसाइजेज जो है ना उसका, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आपको पहले सिम्टम आने शुरू हो गए नी पेन के, नी स्टिफनेस के, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के पास जाइए, उनके पास एक बारी चेकअप कराइए। वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो आपके एक्सरे करेंगे और आपको एक तो ग्रेड बताएंगे क्या ये सिंपल पेन है या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है तो हम इसको कैसे आपके नी को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक मेजर सर्जरी में आप लैंड अप ना करो, उसके लिए हम क्या पहले से ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए वो आपको कुछ कार्टिलेज रीजनरेटर्स या सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको एग्जामिन करके आपको कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको डाइट मॉडिफाई करने की और आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की एडवाइस देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने नीज के बारे में हमें गाइड किया। एंड मैं आशा करता हूँ कि दोबारा भी हम जल्दी मिलेंगे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अरमान, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सर्जिकली नी को ट्रीट करना नहीं है। हमारा मेन मोटिव है पेशेंट्स को एजुकेट करना। मैं बड़ा, इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी अ 40 years फीमेल कमिंग टू मी एंड व्हेन वी आर टेकिंग एक्सरेज एंड इट इज़ ए ग्रेड 4 और एडवांस आर्थराइटिस। आप देखो ना, 40 साल में अगर एक फीमेल की नीज जो है रिप्लेसमेंट के लायक होगी, उसका मेंटल हेल्थ देखो, उसकी फैमिली की हेल्थ देखो, वो चीज़ आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करती है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है, वो आपकी बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है कि मदर के पेन है, मदर इज नॉट एबल टू परफॉर्म, जिनका उनके बच्चों को भी उनकी जरूरत है। तो हम इसको कैसे नी हेल्थ को एजुकेट करके, पेशेंट की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके उनकी मेंटल हेल्थ को भी कैसे ठीक कर सकते हैं, जिससे उनकी फैमिली की, सोसाइटी की और कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम।